हेलो, माई सेल्फ विदेश कौशिक और सिविल स्टैप के इस प्लेटफॉर्म पर मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज फिर से एक बार हम अपनी इस करंट अफेयर्स की इस सेशन में आज जो टॉपिक हमारा रहने वाला है यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स 2025 की प्रिपरेशन के लिए, वो है रिपोर्ट, इंडेक्सेस और साथ ही में हम सबमिट्स कवर करेंगे। इसके अंदर हम पिछले 1.5 साल की कवरेज करेंगे। पिछले 1.5 साल तक के जो करंट अफेयर्स हैं वो सब हम कवर कर लेंगे, जो भी आपसे पूछे जा सकते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 के अंदर। ठीक है जी, तो वो हमारा ये टॉपिक रहने वाला है। हमारा ये प्रोग्राम 6 अप्रैल 2025 से शुरू हुआ था और इसमें हमारी पहली शुरुआती क्लास हिस्ट्री और कल्चर पे हुई थी। उससे रिलेटेड करंट अफेयर्स हमने किए थे। उसके बाद हमारी पॉलिसी प्रोग्राम और कल्चर की क्लासेस लास्ट वीक हुई थी। ठीक है, अब जो लास्ट वीक से हमारी 2 क्लासेस आपको मिलेंगी। एक क्लास तो जैसे पिछले हफ्ते हुई थी पॉलिसी एंड प्रोग्राम्स की और दूसरी हिस्ट्री कल्चर की। जैसे इस हफ्ते आज सुबह क्लास हुई थी पॉलिटी रिलेटेड करंट अफेयर्स की, और अब ये जो क्लास है इसके अंदर आप रिपोर्ट्स और इंडेक्सेस और सबमिट्स जो है वो पढ़ेंगे। चलो शुरुआत करते हैं, पहले क्वेश्चन पर आते हैं, देख लेते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। विद रेफरेंस टू पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स, ठीक है, रिसेंटली अभी ये न्यूज में था, तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो यहां पे दिया है कुछ स्टेटमेंट। पहला, इट इज डिजाइन टू इवैल्यूएट परफॉर्मेंस ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट यहां दिया है। एक बार मैं सिलेक्ट कर लेते हैं पेन, फिर चलते हैं आगे। हाँ जी, चलो देखो, इट इज डिजाइन टू इवैल्यूएट द परफॉर्मेंस ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज बेस्ड ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, फर्स्ट। दूसरा है, इट यूजेस 435 यूनिक लोकल इंडिकेटर्स spread across 9 thematic areas. Third, highest category achiever has been attained by more than 15 ग्राम पंचायत in the baseline report. ठीक है, तो आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट इसमें सही है। 1 and 2 only, ठीक है, 2 only, 1 and 3 only या 2 and 3 only। चल देखो एक बार क्वेश्चन को ध्यान से। करंट अफेयर्स, रिपोर्ट्स, इंडेक्सेस एंड सबमिट्स, ये आपका टॉपिक है। एक बात और बता दूं, इसी वीडियो के नीचे आप अगर जब लिंक पर जाएंगे तो डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहां पर आपको पीडीएफ के लिए लिंक भी मिल जाएगा, जहां से जाकर आप हमारी ये इस सेशन की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलो तो चलो आंसर देख लेते हैं। देखो आंसर की तरफ चलते हैं जल्दी से। देखो पहली बात तो ये पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स जो है आपका, पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स, अब पंचायत है तो रूरल लोकल बॉडीज है इसके अंदर। बेसिकली इसमें परफॉर्मेंस जो है वो इवैल्यूएशन रूरल लोकल बॉडीज का होता है, अर्बन लोकल बॉडीज का नहीं। ये स्टेटमेंट तो वैसे ही अगर आप जो है अपनी जनरल नॉलेज भी लगाए तो भी ये समझ ही जाएंगे, अर्बन लोकल बॉडीज नहीं हो सकता, इसमें रूरल लोकल बॉडीज, तो ये गलत है। दूसरा, इट यूजेस 435 यूनिक लोकल इंडिकेटर्स, हाँ ये बिल्कुल ठीक है, अक्रॉस 9 थीमेटिक एरियाज। तो 435 लोकल इंडिकेटर्स का यूज किया गया है इस इंडेक्स को बनाने के लिए और 9 थीमेटिक एरियाज को कवर किया गया, बिल्कुल ठीक है। हाईएस्ट कैटेगरी अचीवर हैज बीन अटेन्ड बाय मोर देन 15 ग्राम पंचायत, ये तीसरी स्टेटमेंट है। अभी तक कोई ग्राम पंचायत ऐसी नहीं है जिसको अचीवर कैटेगरी हासिल हुई हो। ठीक है जी, तो ये है, तो इसी वजह से यानी कि आपका फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग, सेकंड करेक्ट, थर्ड इज रॉन्ग। ठीक है, इसमें आपका 2 ओनली आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो अगले सवाल पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Which of the following is are among the thematic areas covered under the पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स। अब 9 थीम्स अभी मैंने बात की थी, 9 थीम्स है पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स के अंदर, 9 थीमेटिक एरियाज, तो उसमें क्या ये हैं या नहीं, तो ये आपको बताना है। चाइल्ड फ्रेंडलीनेस ऑफ पंचायत, सेल्फ सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, साइंटिफिक रिसर्च एंड इनोवेशन, गुड गवर्नेंस एंड वुमेन फ्रेंडलीनेस। ठीक है, ये थीमेटिक एरियाज, ठीक है, ये कवर्ड है पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स के अंदर या नहीं। तो 1 and 2 ओनली, 2 and 3 ओनली, 1, 2 and 4, 1, 3 and 4 ओनली। ठीक है, देखे, चलो आंसर ठीक है। आप पॉज कर सकते हो और फिर इसको आंसर करने की कोशिश कर सकते हो, या फिर आपके पास ऑप्शन है जब ये सेशन खत्म हो जाए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहां पर पीडीएफ जो इस पूरे सेशन की है उसका लिंक दिया, उसको डाउनलोड करें और खुद से अटेम्प्ट करके देख सकते हो। ठीक है, तो हमारी तरफ से हमने ये बिल्कुल आपके लिए एब्सोल्युटली फ्री प्रोग्राम ये हमने बनाया है। ठीक है, चल तो देखें 1, 2 and 4। अब देखो क्यों 1, 2 and 4, यहां पे जो तीसरा दिया ना साइंटिफिक रिसर्च एंड इनोवेशन,
ये कोई थीमेटिक पिलर नहीं है इन उन 9 पिलर्स में से जो पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स में को बनाते वक्त यूज किए गए हैं। ठीक है, तो यानी बाकी ठीक है, चाइल्ड फ्रेंडलीनेस ऑफ पंचायत ठीक है, सेल्फ सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक है, गुड गवर्नेंस एंड वुमेन फ्रेंडलीनेस ठीक है, लेकिन ये नहीं है उसमें। ठीक है, तो आपको वो 9 के 9 जो है वो पता होने चाहिए, तो जरूर इसको बारीकी से पढ़ लीजिएगा, इस रिपोर्ट को या इस न्यूज आइटम को। ठीक है, नेक्स्ट, विद रेफरेंस टू डिजिटल थ्रेट रिपोर्ट 2024 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, अब पहला कहते हैं इट फोकसेस ऑन एनहांसिंग साइबर सिक्योरिटी अक्रॉस ऑल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड मिनिस्ट्रीज फर्स्ट। दूसरा, इट इज जॉइंट इनिशिएटिव बाय CERT इन, CSIRT फिन, MEITY एंड प्राइवेट साइबर सिक्योरिटी कंपनी। तीसरा, वन ऑफ द की थ्रेट्स आइडेंटिफाइड इन द रिपोर्ट इज बिजनेस ईमेल कॉम्प्रोमाइज एज द पार्ट ऑफ सोशल इंजीनियरिंग। ठीक है, तो आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है, 1 and 2 ओनली, 2 and 3 ओनली, 1 and 3 या 1, 2 and 3। देखो जल्दी से, देखे, चलो आंसर इज 2 and 3 ओनली। देखो स्टेटमेंट 1 यहां पर इनकरेक्ट है, क्योंकि उसने कहा स्टेटमेंट में कि साइबर सिक्योरिटी पर फोकस करता है अक्रॉस ऑल द सेक्टर्स, ऑल द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड मिनिस्ट्रीज। ठीक है, लेकिन ये सभी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्रीज नहीं, सिर्फ बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विस और इंश्योरेंस सेक्टर जो है सरकार के, उन्हीं के साइबर सिक्योरिटी पर जो है फोकस करता है, ना कि सभी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स और मिनिस्ट्रीज। तो इसीलिए फर्स्ट स्टेटमेंट हो गई रॉन्ग आपकी, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो यहां पर आप देखेंगे तो ये जो अगर हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट है तो ये रॉन्ग है, क्योंकि सभी डिपार्टमेंट या सभी गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज नहीं। ठीक है, दूसरा, हाँ, CERT इन, MEIT, CSIRT फिन, और तीसरा एक प्राइवेट ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी कंपनी है, इनके द्वारा इसे डेवलप किया गया है रिपोर्ट को। ठीक है, तो रिपोर्ट इज डेवलप्ड जॉइंटली बाय ऑल दीज ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग SISA, जो प्राइवेट साइबर सिक्योरिटी कंपनी है। ठीक है, प्राइवेट साइबर सिक्योरिटी कंपनी है, तो ये ठीक है। ठीक है, तीसरा जो आप देखें तो तीसरा भी ठीक है, इट हाईलाइट्स बिजनेस ईमेल कॉम्प्रोमाइज एंड फिशिंग एज मेजर ट्रेंड्स अंडर सोशल इंजीनियरिंग थ्रेट्स। मतलब एक तो बिजनेस ईमेल कॉम्प्रोमाइजेस एक बड़ा थ्रेट है, दूसरा फिशिंग ये भी एक बड़ा थ्रेट है, तो इसके बारे में उन्होंने बताया। तो ये 2 एरियाज आइडेंटिफाई किए गए हैं इस डिजिटल थ्रेट रिपोर्ट 2024 में। तो ये ठीक है आपका, दूसरा भी ठीक है, फर्स्ट ओनली इज रॉन्ग, तो ऑप्शन 2 and 3 इसमें आपका करेक्ट आ जाएगा। ठीक है जी, चलो ठीक है, 3 क्वेश्चन हो गए। अब हम चलते हैं अपने चौथे क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर आइडेंटिफाइड एज की साइबर सिक्योरिटी रिस्क इन डिजिटल थ्रेट रिपोर्ट 2024। ठीक है, अब किसको रिस्क की तरह जो है वो रखा गया है इस रिपोर्ट के अंदर, क्या क्या चीजें जो है वो की साइबर सिक्योरिटी रिस्क में आती है वो बताना आपको। सप्लाई चेन एंड थर्ड पार्टी अटैक्स, इनएडिक्वेट क्लाउड कॉन्फ़िगरेशंस, डिसरप्शन इन पावर एंड एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, चौथा क्रेडेंशियल थेफ्ट एंड फिशिंग। ठीक है, तो चलो 1, 2 and 4, 1 and 3, 2, 3 and 4 या 1, 2, 3 and 4। ठीक है, देखो आंसर देखते हैं। देखो आंसर कहता है कि थर्ड इज नॉट अ करेक्ट ऑप्शन। क्यों? पहला, सप्लाई चेन एंड थर्ड पार्टी अटैक्स, ये एक कंसर्न है साइबर सिक्योरिटी रिस्क में, ठीक है। इनएडिक्वेट क्लाउड कॉन्फ़िगरेशन, ये भी एक कंसर्न है। क्रेडेंशियल थेफ्ट और फिशिंग, ये तो है ही है, ठीक है। जो नहीं आता वो ये डिसरप्शन पावर एंड एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इसलिए ये रॉन्ग है। ऑप्शन बिकम्स योर 1, 2 and 4, ऑप्शन ए। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज विद रेफरेंस टू बिम्स्टेक एंड इट्स 6th summit held in 2025. BIMSTEC and its 6th summit held in 2025. Consider the following statement. पहला, the summit adopted the BIMSTEC Bangkok Vision 2030 to guide future cooperation among member states. Next, the Bodhi program launched by India is focused on maritime cooperation and disaster management. Third, India offered to host the first BIMSTEC Games in 2027. देखें 1 and 2 only correct, 1 and 3 correct, 2 and 3 correct या 1, 2 and 3 करेक्ट। अब देखो बिम्स्टेक, अब देखो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल एंड टेक्नोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन जो है, इसका
सबमिट बेसिकली। तो पहला स्टेटमेंट कहता है बैंकॉक विजन 2030 अडॉप्ट किया गया छठे बिम्स्टेक सबमिट के अंदर। बिल्कुल ठीक है ये, ठीक है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, करेक्ट, ठीक है। दूसरा बोधि प्रोग्राम वाला स्टेटमेंट है, बोधि प्रोग्राम स्किल डेवलपमेंट और कैपेसिटी बिल्डिंग से रिलेटेड है, मैरीटाइम या डिजास्टर मैनेजमेंट से नहीं, ठीक है। तो किससे जुड़ा हुआ? कैपेसिटी बिल्डिंग और स्किल डेवलपमेंट से। तो बोधि प्रोग्राम रॉन्ग, ठीक है, ये कैपेसिटी बिल्डिंग और स्किल डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ है, मैरीटाइम कॉर्पोरेशन और डिजास्टर मैनेजमेंट से नहीं। तीसरा, इंडिया ने ये कहा है कि हम पहले बिम्स्टेक गेम्स 2027 में होस्ट करना चाहते हैं, इंडिया ने ऑफर किया, बिल्कुल ठीक। यानी कि आपका फर्स्ट इज करेक्ट, थर्ड इज करेक्ट, नॉट सेकेंड वन। तो आपका ऑप्शन इसमें 1 और 3 आ जाएगा, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट बिम्स्टेक आर करेक्ट, ठीक है। बिम्स्टेक से जुड़ी हुई इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ठीक है? इट वॉज ओरिजिनली फॉर्म्ड इन 1997 as BIMSTEC with 4 members. Second, Myanmar was the last country to join BIMSTEC in 2004. BIMSTEC secretariat is located in Kathmandu, Nepal. BIMSTEC summit is envisaged to be held every 2 years. ये आपको बताना है, ठीक है। तो सही आंसर बताए 1 और 4, 1, 2 और 3, 2 और 3 या 1, 2 और 4। ठीक है, चलो देखे आंसर, आंसर इज 1 और 4। देखो इसमें कैसे 1 और 4 ओनली इसने बोला है आर करेक्ट। इसमें स्टेटमेंट, अब देखो इसको देख लेते हैं, एक मिनट, इसमें ना यहां पर इसको हटा देते हैं हम, और 1, 2, 3, 4, अब ये 4 हो गई, ये थोड़ा सा नंबरिंग कंफ्यूजन हो रहा था इसलिए मैंने यहां पर ठीक किया। इट वॉज ओरिजिनली फॉर्म्ड इन 1997 एज पार्ट ऑफ बिस्टेक विद 4 मेंबर्स। म्यांमार लास्ट कंट्री था इसे ज्वाइन करने वाला 2004 में। सेक्रेटेरिएट काठमांडू नेपाल में है। बिम्स्टेक समिट जो है वो हर 2 साल में ऑर्गेनाइज होता है। ये 4 स्टेटमेंट है। अब देखो पहली स्टेटमेंट सही है, बिस्टेक बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका और थाईलैंड के साथ 1997 में शुरू हुआ था, तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरी इनकरेक्ट है, म्यांमार ने 1997 में ज्वाइन किया था, 2004 में नहीं। और तीसरी इनकरेक्ट है क्योंकि बिम्स्टेक सेक्रेटेरिएट ढाका बांग्लादेश में है, काठमांडू में नहीं। और बिम्स्टेक समिट हर 2 साल में होता है, ये करेक्ट है। यानी कि देखो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, फोर्थ इज करेक्ट, ठीक है। म्यांमार joined in 1997 but not in 2004. Although म्यांमार लास्ट कंट्री तो था, लेकिन 1997 में ज्वाइन किया, 2004 में नहीं। बिम्स्टेक सेक्रेटेरिएट ढाका बांग्लादेश में, नेपाल में नहीं, तो विच मेक्स 1 और 4 करेक्ट, यानी आपका ऑप्शन ए, ठीक है। तो देखो एक बार देख लो, हम एक बार देखो एक क्वेश्चन जैसे पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप कर लें, ठीक है। इससे मैंने 2 क्वेश्चन बनाए हैं, ठीक है। उसके अलावा डिजिटल थ्रेट रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको जरूर कवर कर लेनी चाहिए 2024, ठीक है। और साइबर सिक्योरिटी पर ये डिजिटल थ्रेट रिपोर्ट थी, तो ये हमने इससे 2 क्वेश्चन कवर किए। उसके अलावा बिम्स्टेक समिट जो है, इससे हमने एक क्वेश्चन कवर किया, और बिम्स्टेक एज ऑर्गेनाइजेशन से एक क्वेश्चन कवर किया, ठीक है। तो 6 क्वेश्चन हो गए हमारे। और अब आ जाते हैं हम अपने 7th क्वेश्चन पर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 7th क्वेश्चन, ठीक है। तो ये देख लेते हैं, विद रेफरेंस टू टेक्नोलॉजी। देखो ये क्वेश्चन नंबर ध्यान रखना, क्वेश्चन नंबर इज 7, ठीक है। विद रेफरेंस टू टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट 2025, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट 2025, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला, इट इज रिलीज्ड बाय यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इकोसॉक, ठीक है। दूसरा, 2025 report highlights India's ranking among the top 10 countries for private investment in artificial intelligence. Third, the theme for 2025 report is, यहां पे जो ये दे रहे हैं, inclusive artificial intelligence for development. अब देखो 3 चीजें यहां पे दी गई हैं, आपको देखना बताना है कि कौन कौन सी स्टेटमेंट इसमें से ठीक है, 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3 या 1, 2 और 3, ठीक है। एक एक करके सबको देखेंगे अब। चलो देखिए, ये देखो 2 और 3 आर करेक्ट, फर्स्ट इज इनकरेक्ट, क्यों? उसके पीछे रीजन,
इट इज रिलीज बाय यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, नहीं, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट 2025 यूएनसीटीएडी यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट के द्वारा दी गई है, इकोसॉक के द्वारा नहीं। तो ये वाली स्टेटमेंट हो गई आपकी गलत। ठीक है, दूसरा करेक्ट है क्योंकि इंडिया को 10वां रैंक दिया गया है प्राइवेट एआई इन्वेस्टमेंट में विद 1.4 बिलियन। और तीसरा भी ठीक है क्योंकि थीम बिल्कुल करेक्टली दी गई है, इंक्लूसिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर डेवलपमेंट। ठीक है, तो यहां देख लो, इकोसॉक नहीं था, अनएक्टैड था, रॉन्ग। दूसरा 10th रैंक दिया गया इंडिया को 1.4 बिलियन एआई इन्वेस्टमेंट इन एआई। और तीसरा ये थीम भी ठीक है, दूसरा तीसरा करेक्ट, यानी आपका 2 and 3 ओनली आंसर। ठीक है, चलो अगले सवाल पर चलते हैं। 8वें सवाल पे आ जाते हैं, 8th क्वेश्चन पर। ठीक है, इंडिया इंप्रूव्ड इट्स रैंक ऑन रेडीनेस फॉर फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज इंडेक्स बिटवीन 2022-25। ठीक है, अब देखो की फाइंडिंग्स ऑफ यूएनसीटीएडी टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट 2025। अभी पिछला क्वेश्चन हमने इसी से किया था। ठीक है, तो अब इसमें यह पूछा जा रहा है कि इंडिया ने अपना रैंक इंप्रूव किया ऑन रेडीनेस फॉर फ्रंटियर टेक्नोलॉजी इंडेक्स बिटवीन 2022-25। दूसरा, मेजॉरिटी ऑफ ग्लोबल कॉर्पोरेट R&D स्पेंडिंग इन एआई इज डोमिनेटेड बाय फर्म्स इन यूएस एंड चाइना। दूसरी स्टेटमेंट ये कहती है। तीसरा, इंडिया एआई मिशन हैज बीन क्रिटिसाइज्ड फॉर लैक ऑफ इंक्लूसिविटी इन द रिपोर्ट। चौथा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज एक्सपेक्टेड टू इंपैक्ट अ सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन ऑफ ग्लोबल जॉब्स। ठीक है, अब इसको देखें, इस रिपोर्ट के अनुसार बात करनी है, जनरल डेटा नहीं यूज करना आपने। ठीक है, अब देखो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट, इंडिया ने अपना रैंक इंप्रूव किया 48 to 36, मतलब 2022 में 48 था और 2024 में जो 36 हो गया इन रेडीनेस फॉर फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज। ठीक है, फर्स्ट। दूसरा, यानी पहला स्टेटमेंट ठीक हो गया। दूसरा, यूएस और चाइना बेस्ड फर्म्स हां बिल्कुल डोमिनेट करती हैं ग्लोबल एआई और R&D स्पेंडिंग्स में। ठीक है, तीसरा, रिपोर्ट ने अप्रिशिएट किया इंडिया का एआई मिशन, ना कि उसे क्रिटिसाइज किया। यहां पर तीसरी स्टेटमेंट कह रही थी कि क्रिटिसाइज किया कि भाई आपकी रिपोर्ट इंक्लूसिव नहीं है। ठीक है, नहीं, इस रिपोर्ट में इंडिया के एफर्ट को अप्रिशिएट किया गया, ना कि क्रिटिसाइज। ठीक है, और चौथा, एआई इज प्रोजेक्टेड टू इंपैक्ट 40% ऑफ जॉब्स वर्ल्ड वाइड। ठीक है, तो यहां पर हमने जो दिया था इसके अंदर, एआई इज एक्सपेक्टेड टू इंपैक्ट सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन, तो ये भी बिल्कुल ठीक है, यानी 40% जो है लोगों पर असर डालेगा। तो यानी दिस इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट और दिस इज करेक्ट। 1, 2, 4 करेक्ट मेक्स योर फर्स्ट ऑप्शन राइट। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं हम 9th पे। ठीक है, 9th क्वेश्चन विद रेफरेंस टू वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025। और वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट है, द रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इन कोलैबोरेशन विद गैलप एंड द यूएनडीपी। ठीक है, इसमें एक दी है ये संस्था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, दूसरी दी है गैलप और तीसरी दी है यूएनडीपी। ठीक है, इट यूजेस बोथ ऑब्जेक्टिव डेटा एंड सब्जेक्टिव पब्लिक परसेप्शन टू असेस वेलबींग। ठीक है, दूसरी स्टेटमेंट ये, इंडिया रैंक्ड अमंग टॉप 100 कंट्रीज इन द रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में भारत टॉप 100 देशों में फीचर करता है। ठीक है, तो एक बार देखें, ये देखो रिपोर्ट के अनुसार फर्स्ट इनकरेक्ट है क्योंकि वेलबींग रिसर्च सेंटर एट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, गैलप और यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, इन सब ने पार्टनरशिप में इसको रिपोर्ट को तैयार किया है। ठीक है, और इंडिपेंडेंट एडिटोरियल बोर्ड भी है, लेकिन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम या फिर यूएनडीपी नहीं है। ठीक है, तो ये नहीं है, ये भी नहीं है, बस गैलप है जरूर, लेकिन एक से ठीक नहीं हो जाएगा ये, तो इसलिए ओवरऑल ये स्टेटमेंट रॉन्ग ही रहेगा। दूसरा स्टेटमेंट देखो, रैंकिंग इज बेस्ड ऑन स्टैटिस्टिकल डेटा एंड पब्लिक परसेप्शन। ठीक है, कवरिंग ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव मेजर्स, तो स्टैटिस्टिकल डेटा एंड तो बिल्कुल परसेप्शन ऑफ, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, यानी दूसरी स्टेटमेंट यहां पर हो जाती है आपकी ठीक। तीसरी स्टेटमेंट देखो इनकरेक्ट है क्योंकि इंडिया का रैंक 118वां है, अंडर 100 नहीं है। ठीक है, तो यानी फर्स्ट इज रॉन्ग, थर्ड इज रॉन्ग। सिर्फ ये वाली स्टेटमेंट इसमें ठीक है,
यानी कि 2 ओनली आपका ऑप्शन आ जाता है 9th क्वेश्चन में। ठीक है, चल नेक्स्ट पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर अमंग द 6 की इंडिकेटर यूज्ड इन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 की जो थी, इसमें रैंकिंग देने के लिए कौन से 6 के इंडिकेटर्स यूज किए गए हैं। ठीक है, ये जो दिए गए हैं क्या ये उसमें से है या नहीं। ठीक है, तो एक बार क्वेश्चन नंबर डाल देते 10, इसको 1 2 3 4 और यहां पर 5, ये 5 दिए हैं। ठीक है, तो आपको बताना है कि कौन कौन से उन 6 इंडिकेटर्स में से है। सोशल सपोर्ट, जीडीपी पर कैपिटा, क्लाइमेट रेजिलियंस, परसेप्शन ऑफ करप्शन या हेल्थ लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ठीक है, select the correct answer using the code given below. 1 to 4 and 5 only, 1 to 3 and 4 only, 2 3 4 and 5 only या 1 3 4 and 5 only। देखे, चल देखो जी, यहां पर 1 to 4 and 5, थर्ड इज नॉट करेक्ट। क्यों? यहां पे देखो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में सोशल सपोर्ट इज अमंग द 6 की इंडिकेटर्स, जीडीपी पर कैपिटा इज ऑल्सो देयर, perception of corruption index is also there, health life expectancy is also there, but climate resilience is not there। ठीक है, तो ये नहीं है, यानी कि आपका ऑप्शन ए 1 to 4 and 5 becomes correct। ठीक है, चल ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 चलिए फर्स्ट, अब ये किस पे, विद रेफरेंस टू यूएन विमेन्स रिपोर्ट ऑन जेंडर इक्वालिटी 2025 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला क्या दिया, रिपोर्ट नोट्स दैट नियरली 1/4 ऑफ द गवर्नमेंट एक्नॉलेज अ बैकलैश अगेंस्ट विमेन्स राइट। मतलब यूएन रिपोर्ट ऑन जेंडर इक्वालिटी 2025 ये कहती है कि दुनिया की 1/4 से ज्यादा सरकारों ने एक्नॉलेज किया है कि महिलाओं के खिलाफ बैकलैश देखा जाता है। ठीक है, दूसरा, कंफ्लिक्ट रिलेटेड सेक्सुअल वायलेंस हैज डिक्रीज सिंस 2022। मतलब 2022 से सेक्सुअल वायलेंस रिलेटेड जो कंफ्लिक्ट्स हैं वो उनमें कमी आई है, वो ये रिपोर्ट कहती है। मैं नहीं कह रहा हूं, रिपोर्ट कहती है, ये स्टेटमेंट कह रहा है। तीसरा, ओनली 64 ऑफ द लीगल राइट्स अवेलेबल टू मेन आर ग्रांटेड टू वुमेन ग्लोबली। जो 64% लीगल राइट थी जो मेल्स को अवेलेबल है वो महिलाओं को भी दिए जाते हैं। ठीक है, मतलब यानी जो टोटल राइट्स अवेलेबल हैं पुरुषों को, उसका सिर्फ 64% ही महिलाओं को दिए जाते हैं, ऐसा रिपोर्ट कह रही है। ये स्टेटमेंट है, मतलब आपको चेक करना है कि ये एक्चुअल जो रिपोर्ट में दिया गया है या नहीं। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट्स हैव सिग्निफिकेंटली इंप्रूव्ड सिंस 2025। मतलब मैटरनल मोर्टेलिटी रेट बेहतर हुआ है 2015 के बाद से। ठीक है, तो अब एक बार देखते हैं स्टेटमेंट्स को। देखो, फर्स्ट इज करेक्ट, क्योंकि तकरीबन 1/4 1/4 सरकारों ने रिपोर्ट किया है कि महिलाओं के राइट्स के अगेंस्ट बैकलैश देखने को मिलता है उनके यहां पर। ठीक है, तो पहला बिल्कुल ठीक है। दूसरा, कि कंफ्लिक्ट रिलेटेड टू सेक्सुअल वायलेंस हैज डिक्रीज्ड, दूसरी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, क्योंकि ये 50% इंक्रीज हुआ है, ना कि डिक्रीज। आप ये समझ लो, ये कहने का मतलब ये है कि जो महिलाओं से जुड़े हुए सेक्सुअल वायलेंस के केसेस हैं वो 2022 के बाद से 50% बढ़े हैं, ना कि घटे हैं, तो इसलिए ये स्टेटमेंट वगैरह। और तीसरी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, जितने पुरुषों को लीगल राइट्स हैं उसके मुकाबले महिलाओं को सिर्फ 64% ही जो है वो लीगल राइट्स जो है वो ग्लोबली दिए जाते हैं। तो इसका मतलब यानी कि ये भी ठीक है। ठीक है, फर्स्ट इज करेक्ट, थर्ड इज करेक्ट। अब मैटरनल मोर्टेलिटी रेट हैव रिमेन्ड नियरली अनचेंज सिंस 2015। तो यानी कि ये जो स्टेटमेंट कह रही है कि मैटरनल मोर्टेलिटी रेट इंप्रूव हुआ है, उसमें कोई बदलाव नहीं आया, तो नियरली वो सेम ही है जैसा 2015 में था मैटरनल मोर्टेलिटी, तो उसमें कोई बदलाव नहीं आया, इसलिए ये स्टेटमेंट हो गया रॉन्ग। तो यानी फर्स्ट इज करेक्ट, थर्ड इज करेक्ट, मेक्स योर ऑप्शन ए करेक्ट। ठीक है, चलें 12वें सवाल पर। 12वां सवाल देखते हैं। चलो,
Which of the following are among the priority actions proposed in the UN Women's Roadmap for Gender Equality by 2030? UN Women's Roadmap for Gender Equality by 2030, ये जो रिपोर्ट है तो इसके अंदर कौन से प्रायोरिटी एक्शंस जो हैं वो प्रपोज किए गए हैं? तो उसमें प्रमोटिंग डिजिटल इंक्लूजन फॉर विमेन एंड गर्ल, मैंडेटिंग इक्वल पे इन प्राइवेट सेक्टर, प्रोवाइडिंग जेंडर रिस्पॉन्सिव ह्यूमैनिटेरियन एड, यूनिवर्सल हेल्थ केयर एंड क्वालिटी एजुकेशन। ठीक है, तो कौन कौन से प्रायोरिटी एक्शन में से हैं आपको ये बताना, 1 to 4, 1 3 4, 2 3 4 और 1 2 3 4। देखिए अब देखो 1 3 4 है, सेकंड नहीं है। अब देखो यहां पे सेकंड दिया क्या है, मैंडेटिंग इक्वल पे इन प्राइवेट सेक्टर, ये इस रिपोर्ट के अंदर जो है वो प्रायोरिटी एक्शन में नहीं शामिल किया गया है। ठीक है, तो सेकंड इज नॉट इंक्लूडेड एज, और तो 1 3 4 दिया है, यानी कि प्रमोटिंग डिजिटल इंक्लूजन फॉर वुमेन एंड गर्ल्स है प्रायोरिटी एक्शन में से, और प्रोवाइडिंग जेंडर रिस्पॉन्सिव ह्यूमैनिटेरियन ये भी है, और साथ ही यूनिवर्सल हेल्थ केयर एंड क्वालिटी एजुकेशन, बट मैंडेटिंग इक्वल पे इन प्राइवेट सेक्टर ये कहीं पर भी नहीं है। तो इसका मतलब 1 3 4 योर ऑप्शन बी बिकम्स करेक्ट। नेक्स्ट 13th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स रैंक्ड हाईएस्ट इन रिसेंटली रिलीज्ड फिस्कल हेल्थ इंडेक्स 2025 बाय नीति आयोग? तो कौन सी स्टेट को हाईएस्ट जो है वो रैंक किया गया है फिस्कल हेल्थ इंडेक्स 2025 में, जिसे नीति आयोग ने प्रपोज जो है वो एक तरीके से ये इंडेक्स तैयार किया? तो आप बताएं, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, गोवा या उत्तर प्रदेश, क्या है इसमें सही उत्तर? फिस्कल हेल्थ इंडेक्स रिपोर्ट रिलीज्ड बाय नीति आयोग, इसमें सबसे ऊंचा रैंक किसको हासिल हुआ है? छत्तीसगढ़, उड़ीसा, गोवा या उत्तर प्रदेश को। ठीक है, देखें, चलो आंसर देखते हैं। आंसर है उड़ीसा। देखो उड़ीसा 2025 में उसका कंपोजिट स्कोर रहा है 67.8 और पहला रैंक मिला उसे। छत्तीसगढ़ 55.2 और गोवा 53.6। लेकिन अगर आप इसमें देखें तो फर्स्ट रैंक उड़ीसा को मिला, तो ऑब्वियसली उससे ऊपर किसी का हो ही नहीं सकता, तो यानी आपका आंसर आएगा उड़ीसा। ठीक है, करेक्ट। चलो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिफाइंस फिजिकल फेडरलिज्म इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट? ठीक है, तो फिजिकल फेडरलिज्म भारत के संदर्भ में किसको कहा जाता है? द डिवीजन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स, डिवीजन ऑफ फाइनेंशियल पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, थर्ड द सिस्टम ऑफ डायरेक्ट टैक्सेशन इंप्लीमेंटेड यूनिफॉर्मली बाय द सेंटर, या मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क फॉलोड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो फिजिकल फेडरलिज्म जो है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट उसे सही तरीके से डिफाइन करती है? तो देखो आंसर इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंशियल पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, अब सिंपली ये क्या कह रहा है कि फाइनेंशियल पावर्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट में डिवाइड होती है, तो उसको आप फिजिकल फेडरलिज्म कहते हैं। क्योंकि देखो फेडरलिज्म में फीचर क्या होता है, जहां पे पावर्स आर डिवाइडेड बिटवीन डिफरेंट सेक्शंस, तो वैसे ही इसमें सिंपली है कि फिजिकल फेडरलिज्म क्या है, जब फाइनेंशियल पावर्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज सरकार के अलग अलग लेवल्स पर डिस्ट्रीब्यूटेड हो, तो उसी को फिजिकल फेडरलिज्म कहेंगे। ठीक है, करेक्ट। चलो नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द इंडिया स्किल रिपोर्ट 2025। अब ये इंडिया स्किल रिपोर्ट 2025 से सवाल है। दो स्टेटमेंट दिए, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2। रिपोर्ट हाईलाइट्स दैट एम्प्लॉयबिलिटी ऑफ इंडियन ग्रेजुएट्स हैज क्रॉस्ड 50% मार्क फॉर द फर्स्ट टाइम इन ओवर अ डेकेड। एक दशक में एम्प्लॉयबिलिटी ऑफ इंडियन ग्रेजुएट 50% से ज्यादा बढ़ी है एक दशक में। दूसरा रिपोर्ट इज जॉइंटली रिलीज्ड बाय व्हीलबॉक्स एंड नीति आयोग एज अ पार्ट ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन रिव्यू। ठीक है, विच ऑफ दी स्टेटमेंट आर करेक्ट? स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2, नीदर 1 नॉट। तो आंसर देखो ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। देखो क्योंकि इंडिया स्किल रिपोर्ट 2025 क्या कहती है, ग्रेजुएट एम्प्लॉयबिलिटी हैज इंक्रीज टू 54.81%। तो पहले 51.25% थी और 10 साल पहले 33% थी। अब एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ी है, 54.81% पर जा पहुंची है, इंडिया स्किल्स रिपोर्ट ये कहती है। यानी कि पहली स्टेटमेंट तो आपकी ठीक है, लेकिन दूसरी स्टेटमेंट, रिपोर्ट को नीति आयोग नहीं जो है वो जारी करता है। इट इज कोलैबोरेटिव इनिशिएटिव बाय व्हीलबॉक्स कॉन्फेडरेशन ऑफ
इंडियन इंडस्ट्री, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन एंड एसोसिएशन फॉर इंडियन यूनिवर्सिटीज। तो इसमें संस्थाएं कौन कौन सी है? व्हील बॉक्स कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, ठीक है, तो CII की व्हील बॉक्स, उसके अलावा CII, उसके अलावा ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन AICTE, और चौथा हो गया आपका एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज AIU। तो यानी कि ये 4 संस्थाएं हैं। ये नीति आयोग को क्यों ले आया बीच में? तो इस वजह से ये हो गया रॉन्ग, ठीक है। तो नीति आयोग को यहां नहीं होना चाहिए था, दिस इज करेक्ट। तो आपका स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, ठीक है। चल ठीक है, देखो एम्प्लॉयबिलिटी इंडियन ग्रेजुएट्स में 54.81% पे जा पहुंची है, और लास्ट ईयर 51.25 पे थी, और 10 साल पहले 33% पे थी। महाराष्ट्र एम्प्लॉयबिलिटी रैंकिंग में सबसे ऊपर है 84%। तो ये ध्यान रखना, कौन सा स्टेट सबसे ऊपर है? महाराष्ट्र 84% पे, दिल्ली उसके बाद कर्नाटक, आंध्रा इस तरीके से आते हैं दूसरे, तीसरे, चौथे पर। वीबॉक्स, CII, AIU, AICTE, ये 4 संस्थाएं मैंने अभी बताया जिन्होंने मिलकर ये रिलीज की है। उसके अलावा 6.5 लाख कैंडिडेट्स ने पार्टिसिपेट किया है ग्लोबल एम्प्लॉयबिलिटी टेस्ट में पूरे देश भर से, और इनसाइट्स कलेक्ट किए गए 1000 से ज्यादा कॉर्पोरेशन से, जो अक्रॉस 15 इंडस्ट्रीज, ठीक है। और इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजीज लाइक AI, क्लाउड कंप्यूटिंग, ऑटोमेशन, इनका बहुत बड़ा रोल बोला गया है इस इंडिया स्किल रिपोर्ट में, जो फ्यूचर को इंपैक्ट करेगा, ठीक है। चल नेक्स्ट 16th क्वेश्चन पे आते हैं। विद रेफरेंस टू यूनिसेफ स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रन रिपोर्ट 2024, ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला, द रिपोर्ट हाईलाइट दैट नियरली 1 बिलियन चिल्ड्रन ग्लोबली लिव इन कंट्रीज फेसिंग हाई रिस्क फ्रॉम क्लाइमेट एंड एनवायरमेंटल हैजर्ड। दूसरा, साउथ एशिया इज प्रोजेक्टेड टू विटनेस अ declining child population by 2050, ठीक है। और तीसरा, रिपोर्ट नोट्स दैट फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रिन्यूएबल एनर्जी ऑफर पोटेंशियल टू एनहांस चाइल्ड वेलफेयर। मतलब समझ रहे हो? देखो 3 स्टेटमेंट्स यहां पे दिए, विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज करेक्ट, ये आपको बताना है। देखो फर्स्ट इज करेक्ट, थर्ड इज करेक्ट, सेकंड इज इनकरेक्ट। क्योंकि साउथ एशिया इज एक्सपेक्टेड टू हैव वन ऑफ द लार्जेस्ट चाइल्ड पॉपुलेशन बाय 2050, नॉट अ डिक्लाइनिंग वन। देखो सिंपल क्या है, पहला रिपोर्ट कहती है कि नियरली 1 बिलियन चिल्ड्रन ग्लोबली लिव इन कंट्री, तो 1 बिलियन लोग ऐसे देशों में रहते हैं जहां पर कोई ना कोई क्लाइमेट और एनवायरमेंटल हैजर्ड जो है वो मौजूद है, तो बिल्कुल ठीक है। दूसरा, साउथ एशिया इज प्रोजेक्टेड टू विटनेस डिक्लाइनिंग चाइल्ड पॉपुलेशन, नहीं, साउथ एशिया तो ज्यादा डेंसिटी वाला रीजन है और यहां पर इंक्रीज देखने को मिल सकता है 50% तक, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। दूसरा, रिपोर्ट के अंदर ये बताया गया कि जैसे AI और रिन्यूएबल एनर्जी है, ये इनके इन टेक्नोलॉजी में पोटेंशियल है ताकि चाइल्ड वेलफेयर को इंक्रीज किया जा सके, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। तो यानी कि सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, विच मेक्स योर 1 and 3 करेक्ट, ठीक है, विच मेक्स योर 1 and 3 ओनली करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द प्राइमरी फोकस ऑफ यूनिसेफ स्टेट ऑफ वर्ल्ड चिल्ड्रन रिपोर्ट, ठीक है। पहला, ट्रैकिंग ग्लोबल एजुकेशन अचीवमेंट अमंग एडोलेसेंट्स। बी, असेसिंग चिल्ड्रंस हेल्थ एंड न्यूट्रिशन एनुअली। सी, प्रोवाइडिंग कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस ऑफ इश्यूज इंपैक्टिंग चिल्ड्रन ग्लोबली। मेजरिंग इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ चिल्ड्रन इन हाई इनकम कंट्रीज। प्राइमरी फोकस क्या है स्टेट ऑफ वर्ल्ड चिल्ड्रन रिपोर्ट का, ठीक है। तो देख लेते हैं एक बार। देखो अब मेन मकसद क्या है, प्रोवाइडिंग कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस ऑफ इश्यूज इंपैक्टिंग चिल्ड्रन ग्लोबली। तो मतलब जिन जिन वजहों से बच्चों के हालातों पर असर पड़ रहा है उनका कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस करना या होलिस्टिक एनालिसिस करना इसका मकसद है, ठीक है। तो बेसिकली सी ऑप्शन, जिसमें कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस ऑफ इश्यूज इंपैक्टिंग चिल्ड्रन ग्लोबली। तो जैसे ऑल्दो वैसे इसके अंदर ये बी जो आपका पॉइंट है वो भी ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि हेल्थ न्यूट्रिशन की मॉनिटरिंग भी हो सकती है इसमें, एजुकेशन की भी हो सकती है, इकोनॉमिक स्टेटस की भी हो सकती है, लेकिन ये एक ज्यादा इंक्लूसिव स्टेटमेंट है, ठीक है। तो ये क्योंकि मल्टीपल पैरामीटर्स जो है उस पर एक साथ फोकस करते हैं, तो इसीलिए ये ज्यादा जो है वो बेटर स्टेटमेंट है। तो आंसर सी। नेक्स्ट, विद रेफरेंस टू वर्ल्ड सोलर
report series 2024 released by International Solar Alliance ISA is an India backed initiative। ठीक है, तो इससे जुड़ा हुआ है कि उसकी रिपोर्ट है वर्ल्ड सोलर रिपोर्ट सीरीज 2024। उससे दिए कुछ कथन है। पहला, सोलर इंडस्ट्री क्रिएटेड 7.1 मिलियन जॉब्स ग्लोबली बाय 2023 शोइंग अ 44% राइज फ्रॉम 2022। दूसरा, एशिया पैसिफिक रीजन लेड ग्लोबल सोलर इन्वेस्टमेंट इन 2023। Utility scale solar energy costs have increased due to rising raw material prices। ठीक है, अब देखो, ये देखो यहां पर इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। क्यों? सोलर जॉब 7.1 मिलियन तक जा पहुंची है, 44% का इंक्रीज है पिछले साल के मुकाबले। बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है इस रिपोर्ट के अनुसार। ठीक है, यानी सोलर इंडस्ट्री जो है वो 7.1 मिलियन जॉब्स अब क्रिएट कर रही है ग्लोबली बाय 2023 2022 के मुकाबले। तो ये रिपोर्ट 2024 की कहती है। एशिया पैसिफिक रीजन जो है वो ग्लोबल सोलर इन्वेस्टमेंट में सबसे आगे है, लीडर है। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, यूटिलिटी स्केल सोलर एनर्जी कॉस्ट हैव इंक्रीज्ड। अब देखो तीसरा क्या है, कॉस्ट ऑफ यूटिलिटी स्केल सोलर एनर्जी हैज डिक्रीज्ड विद फॉलिंग बाय 90% फ्रॉम 2010 टू 23। 90% तक कम हुए, ना कि बढ़े रॉ मटेरियल के प्राइसेस। ठीक है, सोलर यूटिलिटी सोलर स्केल सोलर एनर्जी के लिए। ठीक है, तो रॉ मटेरियल प्राइसेस कम हुए ना कि बढ़े हैं, 90% कम हुए, आप सोच लो। तो 1 and 2 आर करेक्ट। ठीक है, चलो अगले सवाल पे आते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ठीक है, आईएसए से जुड़ा। ISA is an intergovernmental organization headquartered in India. First. Second, its primary goal is to promote the use of nuclear energy among tropical countries. Though this site was jointly launched by India and France during COP21 in Paris. Which of the statement given above is correct? 1 and 3 only, 2 and 3 only, 1 and 2 only, or 1, 2 and 3? देखो, इंटरनेशनल सोलर अलायंस हेडक्वार्टर गुरुग्राम इंडिया में। ठीक है, तो इंडिया में हेडक्वार्टर है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, और इंटर गवर्नमेंटल है, ठीक है, कोई गलत बात नहीं है। ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट ठीक हो गई। दूसरा, प्रमोट सोलर एनर्जी नॉट न्यूक्लियर एनर्जी। ठीक है, अब प्राइमरी, अब देखो यहां पर देखो न्यूक्लियर एनर्जी को थोड़ी इन्होंने यूज कर रहा, यहां पर चुपचाप से इन्होंने न्यूक्लियर एनर्जी डाल दिया। तो प्रमोट यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी क्यों आएगा? सोलर एनर्जी को प्रमोट कर रहा है। ठीक है, रॉन्ग, फर्स्ट इज करेक्ट। अब तीसरा स्टेटमेंट देखो यहां पर, ये करेक्ट है। इंडिया और फ्रांस ने सीओपी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21 उसके दौरान पेरिस में इस इनिशिएटिव को शुरू किया था। बिल्कुल ठीक है, तो फर्स्ट इज करेक्ट, थर्ड इज करेक्ट, 1 and 3 ओनली करेक्ट। 20th क्वेश्चन विद रेफरेंस टू ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024। ग्लोबल हंगर इंडेक्स से इंडिया रैंक्स 105th या 105th आउट ऑफ 127 कंट्रीज, इंडिकेटिंग अ सीरियस लेवल ऑफ हंगर। मतलब भुखमरी को बहुत ज्यादा दिखाया जा रहा है कि भारत का रैंक 105वां 127 देशों में। इंडिया हैज हाईएस्ट ग्लोबल रेट ऑफ चाइल्ड स्टंटिंग which stands at 35.5%. A GHI score of above 50 is considered alarming. Which of the statement given above is correct in regard to the Global Hunger Index 2024? 1 and 2 only, 1 and 3 only, 1 only, 1, 2 and 3? देखो आंसर देखते हैं। देखो इसमें सिर्फ एक ही स्टेटमेंट ठीक है, जो रैंक दिया इंडिया का 105 बिल्कुल ठीक है। ठीक है, 127 देशों में से, और जो दिखाता है सीरियस लेवल ऑफ हंगर। दूसरा, इंडिया हैज हाईएस्ट ग्लोबल रेट ऑफ चाइल्ड वेस्टिंग नॉट स्टंटिंग। चाइल्ड स्टंटिंग इज 35.5%, बट इट इज नॉट हाईएस्ट ग्लोबली। अब ये देखो, चाइल्ड वेस्टिंग जो बेसिकली है उस पैरामीटर में इंडिया सबसे ऊपर है, लेकिन चाइल्ड स्टंटिंग में नहीं। ऑल्दो 35.5% इज वर्स्ट, बट स्टिल इंडिया इज नॉट हैज हाईएस्ट नंबर। ठीक है, तो वो भी भारत का नहीं है। और जीएचआई स्कोर 50 is classified as extremely alarming, not alarming। तो इसमें क्या है कि जीएचआई स्कोर किसी देश का अगर 50 से ज्यादा तो वो एक्सट्रीमली अलार्मिंग कैटेगरी में आएगा, अलार्मिंग कैटेगरी में नहीं। ठीक है, तो ये रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है। ठीक है, ये वाला स्टेटमेंट अकेला ठीक है, तो यानी आपका सी ऑप्शन इसमें करेक्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Which of the following indicators are used in calculating the global hunger index GHI? 1. Undernourishment. 2. Child mortality. 3. Child labor. 4. Child wasting. और 5th child stunting. करेक्ट आंसर आपको इसमें से बताना है कौन सा है, 1 to 4 and 5 ओनली, 1 to 3 and 5 ओनली, 1 3 4 and 5 ओनली, या 1 to 5 ओनली। देखो इससे ये पता चल जाता है 1 and 5 तो है इसमें, क्योंकि वो सभी ऑप्शन में है। ठीक है, चलो देखते हैं। देखो ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है इसमें 4 इंडिकेटर्स हैं। अंडर नरिशमेंट पहला दिया है, ठीक है, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड मोर्टेलिटी, ठीक है, और चाइल्ड स्टंटिंग यहां पे दिया हुआ है। अंडर नरिशमेंट, ठीक है, उसके बाद चाइल्ड वेस्ट स्टंटिंग, वेस्टिंग, मोर्टेलिटी, ठीक है। अंडर नरिशमेंट करेक्ट है, मोर्टेलिटी करेक्ट है, वेस्टिंग स्टंटिंग बट नॉट चाइल्ड लेबर। ठीक है, तो यानी 1 2 4 and 5 आपका ऑप्शन ए में आ जाता है। ये ध्यान रखना, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में ये 4 पैरामीटर्स हैं, अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड मोर्टेलिटी, चाइल्ड वेस्टिंग एंड चाइल्ड स्टंटिंग। ठीक है, चल नेक्स्ट इज with reference to travel and tourism development index 2024 consider the following statements. The TTDI यानी travel and tourism development index published by World Travel and Tourism Council WTTC. Second, India ranked 39th out of 119 countries in the TTDI 2024 index. ठीक है, India's improvement areas include health and hygiene and safety and security. ठीक है, तो which of the statements is are correct? 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3 या 1 2 and 3। देखिए टूरिज्म, ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024। चलो देखो 1 इज इनकरेक्ट, रेस्ट 2 आर करेक्ट। देखो इसे वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म काउंसिल ने नहीं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पब्लिश करती है ये। ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पब्लिश करती है, ध्यान रखना, ना कि इसको पब्लिश करती है वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म काउंसिल। तो ये हो गया गलत। ठीक है, क्यों आपको मैंने बता दिया, क्योंकि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है वो इस रिपोर्ट को पब्लिश करती है। ठीक है, WEF आएगा, ना कि ये। ठीक है, बाकी इंडिया का रैंक 39 था 119 देशों में। उसके अलावा इंडिया इंप्रूवमेंट एरियाज जिसमें इंडिया को इंप्रूव करने की जरूरत है, हेल्थ एंड हाइजीन और सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। ठीक है, तो सेकंड इज करेक्ट और थर्ड इज करेक्ट। ठीक है, ट्रैवल एंड टूरिज्म के संदर्भ में ये है आपकी रिपोर्ट जिसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज करता है, यानी 2 and 3 आर करेक्ट। मेक श्योर बी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट पे आते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स ऑफ 2024। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स ऑफ 2024, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स इज रिलीज एनुअली बाय इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IMF बोल रहा है। ठीक है, दूसरा, इंडिया रैंक 39th आउट ऑफ 133 कंट्रीज इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 एंड टॉप्ड अमंग द लोअर मिडिल इनकम इकोनॉमीज। ठीक है, लोअर मिडिल इकोनॉमीज में, लोअर मिडिल इनकम इकोनॉमीज में भारत से ऊपर रहा। उसके अलावा इंडिया रैंक्स हायर इन इनोवेशन इनपुट्स देन इन इनोवेशन आउटपुट्स अकॉर्डिंग टू ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024। ठीक है, तो ये 3 स्टेटमेंट दिए हैं, 1 and 2 इज करेक्ट, 2 इज करेक्ट, या फिर 2 and 3 करेक्ट, या 1 and 3 आर करेक्ट ओनली। ठीक है, देखे तो देखो यहां पर फर्स्ट इज इनकरेक्ट, थर्ड इज इनकरेक्ट। क्यों? देखो अब कैसे फर्स्ट इनकरेक्ट क्यों है? जिनेवा बेस्ड वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन WIPO इस रिपोर्ट को जारी करती है, IMF नहीं। ठीक है, तो ये गलत है, WIPO इसे जारी करती है। ठीक है, कौन सी है WIPO? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, नॉट IMF। ठीक है, दूसरा, इंडिया का रैंक 39 था, बिल्कुल ठीक है, आउट ऑफ 133 कंट्रीज, तो ये बिल्कुल ठीक है, और इंडिया ने टॉप किया लोअर मिडिल इनकम इकोनॉमीज में। तीसरा, इंडिया रैंक्स हायर इन इनोवेशन इनपुट एंड देन इनोवेशन आउटपुट। ठीक है, अब इंडिया रैंक्स हायर इन इनोवेशन आउटपुट, आउटपुट में इंडिया का रैंक है, देखो आउटपुट में इंडिया का रैंक है 33 और इनपुट में 44, तो उल्टा दिया हुआ है। ठीक है, तो इसलिए स्टेटमेंट है इनकरेक्ट। ठीक है, तो यानी आपका ये वाला स्टेटमेंट ठीक होने की वजह से 2 ओनली आपका ऑप्शन आ जाएगा इसमें। ठीक है, चलो
With reference to Asia Power Index 2024, consider the following statements. First, the Asia Power Index is released annually by Stockholm International Peace Research Institute, SIPRI. India became the third most powerful country in Asia, surpassing Japan in 2024 rankings. The Asia Power Index assesses countries only on military and economic capabilities. Which of the statement given above is correct? 1 and 2 only, 2 only, 1 and 3 only, या 2 and 3 only? जल्दी से बताओ। देखें एशिया पावर इंडेक्स 2024 के संदर्भ में देखो, पहला एशिया पावर इंडेक्स को लोई इंस्टीट्यूट, एक इंडिपेंडेंट थिंक टैंक है बेस्ड इन ऑस्ट्रिया, वो रिलीज करता है, ना कि सिप्री। ठीक है, तो लोई इंस्टीट्यूट जो है वो रिलीज करता है एशिया पावर इंडेक्स, ना कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो लोई इंस्टीट्यूट। ठीक है जी, चलो दूसरा, इंडिया बिकेम थर्ड पावरफुल कंट्री इन एशिया, ये स्टेटमेंट ठीक है। ठीक है, इंडिया हैज ओवरटेकन जापान और थर्ड पावरफुल बन गया है एशिया में, ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट जो आपका, एशिया पावर इंडेक्स असेसेस कंट्रीज ओनली ऑन मिलिट्री एंड इकोनॉमिक कैपेबिलिटीज। अब देखो ये इंडेक्स किस किस चीज पर, 8 चीजों पर इवेलुएट, 8 क्राइटेरियाज पर इवेलुएट करता है। इकोनॉमिक, मिलिट्री, रेजिलियंस, फ्यूचर रिसोर्स, एक तो ये हो गए। उसके अलावा इन्फ्लुएंस बेस्ड में हो गए इकोनॉमिक रिलेशनशिप, डिफेंस नेटवर्क, डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंसेस, और ये सिर्फ मिलिट्री और इकोनॉमिक तक सीमित नहीं है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो इसको सिर्फ मिलिट्री और इकोनॉमिक तक सीमित आप नहीं मान सकते, तो इसीलिए ये हो गया रॉन्ग, यानी 2 ओनली आपका करेक्ट, बी ऑप्शन इसमें। ठीक है, चलो 25वें पर आते हैं। विद रेफरेंस टू द ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स, ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2024, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इंडिया हैज अचीव्ड टियर 1 स्टेटस विद अ स्कोर ऑफ मोर देन 95 आउट ऑफ 100। ठीक है, पहला स्टेटमेंट ये कहता है। दूसरा, इंडेक्स इज रिलीज्ड एनुअली बाय द इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, ITU। ठीक है, थर्ड, इंडियाज रिप्रेजेंटेशन ऑफ GCI वाज लेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT, MEITY। ठीक है, तो आपको बताना कौन सा इसमें से करेक्ट है, 1 and 2 ओनली, 2 and 3 ओनली, 1 and 3 ओनली, या 1, 2 and 3। ठीक है, देखें देखो, पहला तो इंडिया को टियर 1 स्टेटस मिला है विद हाई स्कोर ऑफ 98.49 आउट ऑफ 100। तो ये साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स में तो इंडिया को 98.14% जो है वो का स्कोर मिला है, 98.49 का, सॉरी। ठीक है, तो ये स्कोर बहुत अच्छा है, और 95 से ज्यादा है तो करेक्ट है वाली स्टेटमेंट। दूसरा, इंडेक्स रिलीज बाय ITU, ये बोल रहा है। ठीक है, तो ये भी करेक्ट है स्टेटमेंट। कैसे? ITU रिलीजेस दिस स्टेटमेंट। ठीक है, ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स, तो ये भी ठीक है। लेकिन इंडिया रिप्रेजेंटेशन GCI वाज लेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT, नहीं, इंडिया रिप्रेजेंटेशन वाज डन बाय डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, DOT, नॉट मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT। ठीक है, तो ये गलत है। ठीक है, तो यानी फर्स्ट एंड स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, आपका ऑप्शन ए इसमें सही है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स इवैल्यूएट्स कंट्रीज अक्रॉस 5 ब्रॉड पिलर्स, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द ऑफिशियल पिलर्स यूज्ड इन द इवैल्यूएशन? A, लीगल मेजर्स, B, टेक्निकल मेजर्स, C, साइबर सिक्योरिटी इंश्योरेंस रेडीनेस, D, कैपेसिटी डेवलपमेंट। GCI 5 ब्रॉड पिलर्स पर देशों को इवैल्यूएट करती है, कौन सा इसमें से ऑफिशियल पिलर नहीं है? ठीक है, तो देखें आंसर, देखो एक तो 5 पिलर देख लो, लीगल मेजर्स, टेक्निकल मेजर्स, ऑर्गेनाइजेशनल मेजर्स, कैपेसिटी डेवलपमेंट और कॉपरेशन, ये है। साइबर इंश्योरेंस रेडीनेस ये इसमें नहीं है। ठीक है, तो सी, साइबर इंश्योरेंस रेडीनेस नहीं है, तो क्योंकि नॉट पूछा था तो यही आपका। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। विद रेफरेंस टू जस्टिस हेमा कमेटी रिपोर्ट, न्यूज में था अभी जस्टिस हेमा कमेटी रिपोर्ट। ठीक है, recently released by Kerala government, consider the following statements. First, the committee was constituted in response to high profile case of sexual assault in Malayalam film industry. Second, the report highlights both the prevalence of gender discrimination and lack of basic facilities for women in the industry. Third,
कमेटी वाज is constituted by the Ministry of Information and Broadcasting, Government of India. Which of the statement given above is are correct? 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3 या 1, 2 and 3? ठीक है, चल देखिए 1 and 2 आर करेक्ट। देखो कमेटी को जुलाई 2017 में बनाया गया था केरला सरकार के द्वारा आफ्टर द अबडक्शन एंड असॉल्ट ऑफ अ मलयालम एक्टर। ठीक है, तो बिल्कुल ठीक है, कमेटी हाई प्रोफाइल केस था सेक्सुअल असॉल्ट का मलयालम फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ, उसी के संदर्भ में बनाई गई थी 2017 में, बिल्कुल ठीक है। दूसरा, रिपोर्ट हाईलाइट बोथ प्रेवलेंस ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। अब दूसरा देखो, हाँ, सेक्सुअल हैरेसमेंट, लैक ऑफ फैसिलिटीज और जेंडर पे डिस्पैरिटी, इन सबको हाईलाइट किया जस्टिस हेमा कमेटी रिपोर्ट ने इसमें, तो ये भी ठीक है। कमेटी वाज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय, यहां पे दिया देखो सेंट्रल गवर्नमेंट बट बाय द, तो इसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने, अब देखो यहां पे जो मिनिस्ट्री दी है ना वो केंद्र सरकार की दी है, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, तो ये कमेटी केरला गवर्नमेंट ने एस्टैब्लिश की थी, तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग आ ही नहीं सकते, पहली क्वेश्चन में दिया है। ठीक है, तो ये कैसे होगा, गलत है। ठीक है, तो 1 and 2 करेक्ट यहां पर आते हैं। ठीक है, चल चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। विद रेफरेंस टू नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट, इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1949 बाय द वॉशिंगटन ट्रीटी। ठीक है। सेकंड, इट्स हेडक्वार्टर्स इज लोकेटेड इन जिनीवा, स्विट्जरलैंड। थर्ड, आर्टिकल 5 of the treaty forms the basis of collective defense among the member states. NATO currently has 31 member countries from North America and Europe. Which of these statements given above is correct? 1, 3, 4, 1 and 2, 2 and 3 या 1, 2 and 4? ठीक है। अब नेटो से संबंधित है, बहुत इंपॉर्टेंट जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, एक बार इसको देखते हैं। ठीक है, चलो इसका आंसर देखें, चलो जल्दी से इसके आंसर को देखते हैं। देखो 1, 3, 4 आर करेक्ट, यानी कि देखो फर्स्ट स्टेटमेंट 1949 में वॉशिंगटन ट्रीटी के अनुसार बनाया गया था, बिल्कुल ठीक। चलो लोकेशन, हेडक्वार्टर्स इसके जिनीवा स्विट्जरलैंड में नहीं है, ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, ब्रुसेल्स ट्रीटी जो थी, या पहले आप ये कह सकते हो कि वो भी इसका नाम था, तो जिनीवा स्विट्जरलैंड नहीं है इसका हेडक्वार्टर, ब्रुसेल्स बेल्जियम है, ब्रुसेल्स बेल्जियम। ठीक है, आर्टिकल 5 ऑफ द ट्रीटी फॉर्म द बेसिस ऑफ कलेक्टिव डिफेंस, मतलब एक पर हमला सब पर हमला समझा जाएगा, ये नेटो का नियम है, ये आर्टिकल 5 कहता है, तो ये भी ठीक है। ठीक है, उसके अलावा नेटो करंटली हैज 31 मेंबर्स फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप। ये एक ट्रांस अटलांटिक ट्रीटी है, एक तरफ नॉर्थ अमेरिका एक तरफ यूरोप है, दोनों कॉन्टिनेंट्स के कई देश आपस में एक संगठन में आए हैं जिसे नेटो कहते हैं। मकसद है कि अगर किसी पर भी हमला होता है तो सारे देश मिलकर सिक्योरिटी और डिफेंस के मामले में एक दूसरे का साथ दें। ठीक है, मेनली ये उस समय पर सोवियत जो है के खिलाफ बना हुआ एक संगठन था जो आज भी वजूद में है। ठीक है, और एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिफेंस अलायंस माना जाता है ये। ठीक है, तो इसी में आपका आंसर क्या आएगा? 1, 3, 4 करेक्ट, यानी कि आपका ऑप्शन ए। ठीक है, चलो नेक्स्ट। With reference to multi-dimensional vulnerability index recently launched by the United Nations, consider the following statements. MVI यानी multi-dimensional vulnerability index is designed to supplement traditional measures like GDP per capita in assessing a country's development needs. It aims primarily to address the structural vulnerabilities faced by small island developing states. The index includes indicators related to climate change and pandemics, focusing solely on economic parameters. ठीक है, अब यूनाइटेड नेशंस के द्वारा MVI लॉन्च किया गया है, इसके संदर्भ में 3 स्टेटमेंट दिया, आपको बताना 1 and 2 करेक्ट है, 2 and 3, 1 and 3 या 1, 2 and 3। ठीक है, देखो इसका आंसर देखते हैं। देखो फर्स्ट, MVI कॉम्प्लीमेंट्स ट्रेडिशनल डेवलपमेंट इंडिकेटर, GDP और GNI को जो है ये बेसिकली कॉम्प्लीमेंट करता है, तो बिल्कुल ठीक है। MVI जो है वो GDP और GNI जैसे जो ट्रेडिशनल मेजर्स हैं किसी देश की पर कैपिटा को असेस करने के, उसमें एक एडिशनल आयाम जोड़ देता है MVI। ठीक है, तो ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है, दूसरा, इट एम्स प्राइमरली टू एड्रेस स्ट्रक्चरल वल्नरेबिलिटीज फेस्ड बाय स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स। तो इसका मकसद है कि स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट जो है उनको टारगेट करता है ये, और ऐसे वल्नरेबल डेवलपिंग नेशंस
ताकि उनको फाइनेंसिंग का एक्सेस जो है वो ज्यादा बेहतर मिल पाए। ठीक है, तो उसका इसलिए जो है इसको इसमें रखा गया है। ठीक है, तो बिल्कुल ठीक है। दूसरा, तीसरा, इंडेक्स इंक्लूड्स इंडिकेटर्स रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज एंड पेंडेमिक, फोकसिंग सोनली ऑन इकोनॉमिक पैरामीटर्स। ठीक है, अब ये कह रहा है एक्सक्लूड करता है, नहीं, ये एमवीआई जो है वो इंक्लूड करता है क्लाइमेट इवेंट और पेंडेमिक्स को, कि मतलब कि भाई इनकी वजह से जो भी असर पड़ता है उसको भी इसके अंदर पैरामीटर्स में शामिल किया गया है। तो ये सिर्फ इकोनॉमिक मैट्रिक्स को ही ध्यान में नहीं रखता है, ये पेंडेमिक और क्लाइमेटिक इवेंट्स को भी ध्यान में रखता है। तो इसीलिए ये वाला स्टेटमेंट हो गया आपका गलत। तो 1 और 2 आपका सही ऑप्शन है ए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडाइसेस और रिपोर्ट्स इज करेक्टली मैच विद इट्स पब्लिशिंग ऑर्गेनाइजेशन। देखो अब ये कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स और सामने पब्लिशिंग ऑर्गेनाइजेशन है, आपको बताना कौन कौन सा सही मैच है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स सामने लिखा यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। आगे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये भी यूएनडीपी। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ये भी, ये सामने लिखा वर्ल्ड बैंक। और मल्टी डायमेंशनल वल्नरेबिलिटी इंडेक्स सामने लिखा यूनाइटेड नेशंस। ठीक है, चलो तो अब देखें कौन कौन सा सही है और कौन कौन सा गलत। देखो सिंपल है, 2 और 4 आर करेक्ट ओनली। देखो 2 और 4 आर करेक्ट। ग्लोबल हंगर इंडेक्स इसको जारी करता है वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर लाइफ नाम की जो संस्था है, तो ये इसे पब्लिश करती है ग्लोबल हंगर इंडेक्स को, ना कि यूएनडीपी। ठीक है, उसके अलावा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यूएनडीपी करती है, ये ठीक दिया गया है। उसके अलावा मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स इसे यूएनडीपी और ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव ओपीएचआई जो है जारी करते हैं, ना कि वर्ल्ड बैंक। ठीक है, और चौथा एमवीआई यूनाइटेड नेशंस का, ये ठीक है। ठीक है, अभी हमने देखा एमवीआई यूनाइटेड नेशंस का करेक्ट है। एचडीआई यूएन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा इश्यू किया जाता है इंडेक्स, बिल्कुल ठीक है, बट ये दोनों गलत दिए हुए हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से 2 और 4 आपका ये वाला ऑप्शन करेक्ट है, ए। ठीक है, चलो नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द 2024 म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस। म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस से जुड़ा हुआ है। फर्स्ट है, इट इज रेफर्ड टू एज दावोस ऑफ डिफेंस। सेकंड, द कॉन्फ्रेंस ब्रिंग्स टुगेदर global leaders, defense experts and publishes an annual security report. Third, the 2024 conference focused mainly on economic recovery post COVID-19. ठीक है, देखिए अब इसमें करेक्ट और जो है वो क्या है, 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3, या फिर 1, 2 और 3। म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस, देखो यहां पर देखो, म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस को ऑफन दावोस ऑफ डिफेंस भी कहा जाता है, बिल्कुल ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट 2, क्योंकि ये क्या है कि कॉन्फ्रेंस में ग्लोबल लीडर्स, डिफेंस एक्सपर्ट्स और जो है वो एक साथ आते हैं और एनुअल सिक्योरिटी रिपोर्ट जो है वो बनाई जाती है, तो बिल्कुल ठीक है। एनुअल सिक्योरिटी रिपोर्ट पब्लिश की जाती है, तो ये बिल्कुल ठीक है। म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में हर साल यही होता है। 2024 की जो म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस है, ये प्राइमरली सिक्योरिटी इश्यूज थे, इसमें नेटो कोहेशन, यूक्रेन का मुद्दा था, ग्लोबल सिक्योरिटी चैलेंजेस थे, रादर देन इकोनॉमिक रिकवरी पोस्ट कोविड-19। ठीक है, तो 2024 की कॉन्फ्रेंस में इकोनॉमिक रिकवरी कोई बड़ा मुद्दा नहीं था, बल्कि कुछ और मुद्दे थे, जैसे जो अभी मैंने आपको बताया, जैसे सिक्योरिटी इश्यूज, नेटो कोहेशन, यूक्रेन, ग्लोबल सिक्योरिटी चैलेंजेस, ये वहां पर मुद्दे थे, बजाय की पोस्ट कोविड-19 इकोनॉमिक रिकवरी के। तो ये वाला रॉन्ग है, ये ठीक है, यानी कि फर्स्ट एंड सेकेंड आपका करेक्ट है। ठीक है, चलो, Which of the following best defines the expectancy at birth? ठीक है, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ क्या सबसे बेहतर डिफाइन करता है? द एवरेज नंबर ऑफ इयर्स द पर्सन एज 60 कैन एक्सपेक्ट टू लिव, द टोटल नंबर ऑफ इयर्स कैन इंडिविजुअल इज एक्सपेक्ट टू वर्क इन देयर लाइफ टाइम, एवरेज नंबर ऑफ इयर्स द न्यूबॉर्न इज एक्सपेक्टेड टू लिव इफ करंट मोर्टेलिटी रेट्स कंटिन्यू टू अप्लाई, द नंबर ऑफ इयर्स एडेड टू अ पर्सनस लाइफ थ्रू एक्सेस टू हेल्थ केयर सर्विसेज। ठीक है, तो ये आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब करी लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। ठीक है, तो चलो देखें आंसर। देखो, एवरेज नंबर ऑफ इयर्स अ न्यूबॉर्न इज एक्सपेक्टेड टू लिव इफ करंट मोर्टेलिटी रेट कंटिन्यूज टू अप्लाई। ठीक है, तो क्या है तो सही क्या होगा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, द एवरेज नंबर ऑफ इयर्स न्यूबॉर्न इज एक्सपेक्टेड टू लिव इफ करंट मोर्टेलिटी रेट्स कंटिन्यू टू अप्लाई, ये कहलाएगा लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। ये बेस्ट डिस्क्राइब कर रही है इन चारों स्टेटमेंट में से। ठीक है, नेक्स्ट,
with reference to tracking SDG, Sustainable Development Goal 7, the Energy Progress Report 2024 consider the following statement. अब 3 स्टेटमेंट दिए एनर्जी प्रोग्रेस रिपोर्ट 2024 से रिलेटेड. फर्स्ट, द नंबर ऑफ पीपल विदाउट एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी हैज डिक्रीज्ड ग्लोबली फॉर द फर्स्ट टाइम इन ओवर डेकेड. मतलब नंबर ऑफ पीपल विदाउट एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी ये पहली बार कम हुआ है, एक दशक में पहली बार. दूसरा, रिपोर्ट इज जॉइंटली रिलीज्ड बाय वर्ल्ड बैंक and 4 other international agencies. Third, report highlight that over 3 million premature deaths annually are linked to household air pollution from cooking. ठीक है, तो देखें एक बार, चलो आंसर देखते हैं एक बार जल्दी से. देखो यहां पर फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग क्योंकि द नंबर ऑफ पीपल विदाउट इलेक्ट्रिसिटी हैज इंक्रीज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम. ठीक है, पहली बार दशक में इंक्रीज हुआ है. नंबर ऑफ पीपल विदाउट एक्सेस हैज डिक्रीज ग्लोबली, नहीं इंक्रीज, पहली बार बढ़ा है. मतलब यानी कि बिजली का संकट गहराया है, इंक्रीज्ड होना चाहिए था. तो इसलिए ये स्टेटमेंट हम रॉन्ग कंसीडर करेंगे. और वर्ल्ड बैंक और 4 एजेंसीज, अब देखो पहली बात 5 एजेंसीज, IEA, IRENA, UNST, वर्ल्ड बैंक और WHO. ठीक है, तो हाँ, तो दूसरा स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है, रॉन्ग नहीं, करेक्ट है. तो फर्स्ट इज रॉन्ग, सेकेंड इज करेक्ट. तो हमने 5 जो एजेंसीज है वो आपके नाम अभी बताए. उसके अलावा 3 मिलियन प्रीमेच्योर डेथ्स होती हैं कुकिंग की वजह से, पॉल्यूशन जो होता है उससे. ठीक है, 3.2 मिलियन प्रीमेच्योर डेथ्स का अंदाजा लगाया गया है इस रिपोर्ट में, एनर्जी प्रोग्रेस रिपोर्ट 2024 में. तो यानी वर्ल्ड बैंक और 4 एजेंसीज कौन सी है, एक बार नाम ध्यान रख लो, IEA, IRENA, UNSD, वर्ल्ड बैंक और WHO. ये 5 एजेंसीज मिलकर जो है वो द एनर्जी प्रोग्रेस रिपोर्ट 2024 जारी करती हैं, ये ध्यान रखना. और दूसरा, 3.2 मिलियन प्रीमेच्योर डेथ्स हर साल रजिस्टर की जाती है हाउस होल्ड एयर पॉल्यूशन से, जो कुकिंग गैस से होता है. ठीक है, चलो जी, तो दिस इज करेक्ट, सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट, यानी आपका ऑप्शन ये वाला है. चलो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टारगेट्स आर डायरेक्टली एसोसिएटेड विद सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, SDG से कौन सा जुड़ा हुआ है? इंश्योरिंग यूनिवर्सल एक्सेस टू अफोर्डेबल, रिलायबल एंड मॉडर्न एनर्जी सर्विसेज. Second, substantially increasing the share of renewable energy in global energy mix, doubling the global rate of improvement in energy efficiency, or reducing carbon dioxide emission from industrial sources. ठीक है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 7 से जो है वो डायरेक्टली क्या क्या जुड़ा हुआ है. ठीक है, तो देखें एक बार, 1 and 2 ओनली, 1, 2, 3, 2 and 4 या 1, 3 and 4. ठीक है, तो ऑप्शन इज, देखो अब देखो क्या है, देखो ensuring universal access to affordable, reliable and modern energy services, करेक्ट है. substantially increasing the share of renewable energy in global energy mix, ये भी ठीक है. doubling the global rate of improvement in energy efficiency, ये भी ठीक है. reducing carbon dioxide emissions from industrial sources, ठीक है. तो ये जो स्टेटमेंट 4 है ये क्लाइमेट एक्शन से जुड़ी हुई है, ना कि SDG 7 से. ऑल्दो कार्बन ये बेसिकली क्लाइमेट एक्शन से तो जुड़ी है, बट सस्टेनेबल गोल जो रखे गए हैं उसका ये हिस्सा नहीं है. ठीक है, तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, ऑल दीज आर करेक्ट, यानी 1, 2, 3 आपका आंसर है. ठीक है, बहुत क्लोज स्टेटमेंट्स दी होती हैं. ठीक है, नेक्स्ट इज विद रेफरेंस टू ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2024 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. द रिपोर्ट इज पब्लिश्ड एनुअली बाय द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, UNDP. इंडिया रैंक बिलो बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, भूटान, 4 देश दिए हुए हैं कि इनसे नीचे भारत का रैंक रहा इन 2024 एडिशन. ठीक है, थर्ड, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट इज वन ऑफ द डायमेंशन यूज्ड टू असेस जेंडर पैरिटी इन द रिपोर्ट. ये 3 स्टेटमेंट्स दी हैं. ठीक है, विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट, 2 ओनली, 1 and 3, 2 and 3 या 1, 2 and 3. ठीक है, देखो जो भी स्टूडेंट्स इस सेशन को देख रहे हैं मैं बता दूं, PDF का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा. वहां लिंक पर जाएंगे तो वो आपको उस लिंक तक ले जाएगा जहां से आप PDF डाउनलोड कर पाएंगे. ठीक है, और ये PDF बेसिकली इसको आप मतलब अटेम्प्ट करके देख सकते हैं खुद से कि आप कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पा रहे हैं और आपकी करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन कितनी है. इसी के लिए हमने ये सेशंस ऑर्गेनाइज किए हैं. ये सेशन जो अभी चल रहा है ये हमारा रिपोर्ट इंडेक्सेस और सबमिट्स के ऊपर है. ठीक है, और आज हमारा एक सेशन 11 बजे भी हुआ था सुबह, जो पॉलिटी के रिलेटेड करंट अफेयर्स पे था. नेक्स्ट वीक भी हम मिसलेनियस करंट अफेयर्स और डिफरेंट इश्यूज कवर करेंगे
जो हमारी 2 सेशन होंगे संडे, एक सुबह 11 बजे और एक 2 बजे, तो वो भी आप अटेंड कर सकते हैं, क्योंकि हम हर वीक जो है वो पिछले 1.5 साल के करंट अफेयर्स की कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज आपके सामने लेकर आ रहे हैं एमसीक्यू फॉर्मेट में। और इस सीरीज में हम तकरीबन 600 के करीब क्वेश्चंस आपको करा देंगे, ताकि आप पेपर से पहले, यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 से पहले उसके लिए तैयार हो जाए, करंट अफेयर्स आपके अच्छे से प्रिपेयर हो जाए। ठीक है जी, चलो इसका आंसर देखते हैं। देखो 2 और 3 इसमें करेक्ट है। फर्स्ट इज इनकरेक्ट, क्योंकि रिपोर्ट यूएनडीपी नहीं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा पब्लिश की जाती है। ग्लोबल जेंडर गैप जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, यूएनडीपी नहीं, WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है वो पब्लिश करती है। ठीक है, दूसरा ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में इंडिया का रैंक बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, भूटान सबसे नीचे रहा है, तो इंडिया 129th प्लेस पे था। साउथ एशियन कंट्रीज में जो है बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका से पीछे भारत का रैंक था। ठीक है, उसके अलावा स्टेटमेंट थर्ड अगर आप देखें तो जेंडर पैरिटी के 4 पिलर्स है, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, एजुकेशनल अटेनमेंट, हेल्थ एंड सर्वाइवल एंड पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। यहां पे चौथा दिया ना पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, तो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट एक डायमेंशन है, हाँ बिल्कुल है, चौथा पिलर यही तो है, तो इसी वजह से सेकंड इज करेक्ट, थर्ड इज करेक्ट, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विद रेफरेंस टू फॉलोइंग डायमेंशंस, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डायमेंशंस आर यूज्ड इन ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स टू असेस जेंडर पैरिटी। अभी हमने चारों बात की थी उसके एक्सप्लेनेशन में, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, लीगल राइट्स एंड रिप्रेजेंटेशन, एजुकेशनल अटेनमेंट, हेल्थ एंड सर्वाइवल। देखो अभी देखो बताया था ना मैंने, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, एजुकेशनल अटेनमेंट, हेल्थ एंड सर्वाइवल, पॉलिटिकल एनवायरमेंट। इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एक, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट करेक्ट, हेल्थ एंड सर्वाइवल ठीक है, और एजुकेशनल अटेनमेंट भी ठीक है। ठीक है, यानी कि दिस इज करेक्ट, 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 बस ये रॉन्ग है, यानी कि आपका 1 2 4 5 ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग चाइल्ड न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2024। अब चाइल्ड न्यूट्रिशन रिपोर्ट से क्वेश्चन है। रिपोर्ट इज पब्लिश जॉइंटली बाय यूनिसेफ एंड WHO। ये कह रही है स्टेटमेंट। दूसरा, इट डिफाइंस चाइल्ड फूड पॉवर्टी एज द इनएबिलिटी टू असेस एंड कंज्यूम न्यूट्रिशियस एंड डाइवर्स डाइट इन द फर्स्ट 5 years ऑफ लाइफ। Over 2/3 of world's children living in severe food poverty are concentrated in South Asia and Sub-Saharan Africa। ठीक है, तो आपको बताना कौन सी स्टेटमेंट में से ठीक है। 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3, 1 2 and 3। देखें ऑप्शंस। अब देखो आंसर इज, देखो फर्स्ट पहली बात यहां पे WHO देकर ये गलत हो गया, यूनिसेफ देखते ही बच्चे वैसे ठीक करेंगे, पर कहीं डाउट अगर पूरा नहीं पढ़ा आपने इसको कि WHO भी इसमें हो सकता है, नहीं, WHO इज नॉट इन्वॉल्व इन पब्लिशिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट, तो ये नहीं है, सिर्फ यूनिसेफ अकेली इसको पब्लिश करती है। ठीक है, तो इसीलिए रॉन्ग हो गया। दूसरा आप देखो, दूसरा और तीसरा ठीक है। यूनिसेफ ये डिफाइन करता है कि चाइल्ड फूड पॉवर्टी एज इनएबिलिटी टू एक्सेस एंड कंज्यूम न्यूट्रिशियस एंड डाइवर्स डाइट इन अर्ली चाइल्डहुड फर्स्ट 5 years ऑफ लाइफ। बिल्कुल ठीक है। और तीसरी स्टेटमेंट कि भाई दुनिया में 2/3 से ज्यादा दुनिया में बच्चे ऐसे जो सिवियर फूड पॉवर्टी से जूझ रहे हैं, जो साउथ एशिया और सब सहारन अफ्रीकन रीजन में होता है। मतलब यानी साउथ एशिया और अफ्रीका के सब सहारन रीजन में मिलाकर दुनिया के 1/3 ऐसे बच्चे हैं जो सिवियर पॉवर्टी से जूझ रहे हैं। बिल्कुल ठीक है ये दोनों। ठीक है, यानी 2 and 3 करेक्ट आपका ऑप्शन बी। ठीक है, अब देखो गलत करवाने के लिए यहाँ पे 2/3 की जगह यहाँ पर 50% भी दे सकते हैं, 80% भी दे सकते हैं, 90% भी दे सकते हैं। आपको देख लेना 2/3 मतलब 66% के अगर आप करीब जो है वो लोग बच्चे ऐसे हैं जो साउथ एशिया और अफ्रीका में रहते हैं और एक्सट्रीम पॉवर्टी से जूझ रहे हैं। नेक्स्ट, विद रेफरेंस टू चाइल्ड न्यूट्रिशन एंड ग्लोबल फूड सिक्योरिटी कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। ठीक है, कंट्री मेंशन्ड एज अमंग द टॉप 20 नेशंस विद मोस्ट चिल्ड्रन इन सिवियर फूड पॉवर्टी। ठीक है, अब यहां पर ना एक तरफ कंट्री का नाम लिखा और एक तरफ क्या वो टॉप 20 में है। अफगानिस्तान के सामने लिखा यस, ब्राजील के सामने नो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो यस, म्यांमार में यस, कीनिया में नो। तो आपको बताना है कौन सा इसमें से सही पेयर है।
करेक्टली मैच, 1 2 एंड 4 ओनली, 1 3 4 2 3 5 1 3 5। पेयरिंग कौन सी करेक्ट है? ठीक है, चलो देखते हैं एक बार। देखो 1 3 एंड 4 ओनली। 1 अफगानिस्तान अंडर 20 है, यस दिया है, करेक्ट है। ठीक है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक यस दिया है, करेक्ट है। ठीक है, और 5 अगर आप देखें तो 1 3 4 सॉरी म्यांमार यस दिया है, करेक्ट है। ठीक है, यानी कि आप इसमें से अगर देखें तो अफगानिस्तान बिलो 20 है, मतलब वहां पर हालात चाइल्ड न्यूट्रिशन के मामले में बहुत खराब हैं। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में भी और म्यांमार में भी। ब्राजील और कीनिया में भी खराब हैं, लेकिन इसमें नो नो दिया है, इसीलिए गलत होगा। इन पे भी यस यस आना था। ये सारे देश ऐसे हैं जहां पर जो टॉप 20 कंट्रीज में है, जहां पर सीवियर फूड पॉवर्टी जो है वो देखने को मिलता है। ठीक है, तो देख लेना। तो मैं आपको तो इसमें आंसर आएगा 1 3 4 ओनली। ठीक है, चलो नेक्स्ट, विद रेफरेंस टू वर्ल्ड वेल्थ रिपोर्ट 2024, वर्ल्ड वेल्थ रिपोर्ट, इट इज रिलीज बाय केप जेमिनी रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये देखो नाम दिया है ऑर्गेनाइजेशन का, एंड कवर्स 90% ऑफ ग्लोबल स्टॉक मार्केट कैपिटलाइजेशन। सेकंड, द रिपोर्ट डिफाइंस ultra HNWIs as ultra high net worth individuals as individuals having investable assets of over $50 million. In 2023, India was among the best performing countries in Asia Pacific region in terms of HNWI wealth program. ये तीसरा स्टेटमेंट भी है। Which of the statement given above is correct? 1 and 3 only, 2 and 3 only, 1 and 2 only, या 1 2 and 3 only? देखो वर्ल्ड वेल्थ रिपोर्ट 2024 के संदर्भ में देखो, पहली बात देखो इसमें कि हाँ, रिपोर्ट कवर 71 कंट्रीज अकाउंटिंग फॉर 98% ऑफ ग्लोबल ग्रॉस नेशनल इनकम एंड 99% ऑफ स्टॉक मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो यानी इसके अंदर तकरीबन जो है 90% से ज्यादा ऑब्वियसली जो स्टॉक मार्केट कैपिटलाइजेशन है उसको कवर करता है ये। हाँ, स्टॉक मार्केट कैपिटलाइजेशन अबाउट 99% और 98% जो है ग्रॉस नेशनल इनकम को भी कवर करता है। तो ये रिपोर्ट बेसिकली ज्यादा जितने भी जो वेल्दी देश है उनको अप्रोक्सीमेटली कवर कर लिया गया है, और नेग्लिजिबल ही जो है वो ऐसे देश है नेग्लिजिबल नंबर में जिनको कवर नहीं किया गया। तो इसी वजह से बहुत एक्सटेंसिव कवरेज करता है केप जेमिनी रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो इसी वजह से पहली स्टेटमेंट हो गई करेक्ट। ठीक है, दूसरा, रिपोर्ट डिफाइंस अल्ट्रा नेट हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल हैविंग इन्वेस्टेबल एसेट्स ऑफ ओवर $50 million। स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है। ठीक है, $30 million के करीब माना जाता है कि अल्ट्रा हाई नेटवर्थ जो इंडिविजुअल्स हैं उनके पास इन्वेस्टेबल एसेट है अबाउट $30 million के, नॉट ओवर 50। ठीक है, $30 million के माना जाता है, ये रिपोर्ट कहती है। ठीक है, 2023 में इंडिया वाज अमंग बेस्ट परफॉर्मिंग कंट्रीज इन एशिया पैसिफिक। तीसरा, ठीक है, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया टॉप परफॉर्मेंस है एशिया पैसिफिक रीजन में स्ट्रॉन्ग इक्विटी मार्केट्स और इकोनॉमिक रेजिलियंस की वजह से। ठीक है, तो इंडिया इज टॉप परफॉर्मिंग कंट्री, बिल्कुल ठीक है। 90% से ज्यादा कवर करता है ये रिपोर्ट, ठीक है, ये भी बिल्कुल। तो यानी सेकंड इज रॉन्ग, 1 and 3 करेक्ट, तो आपका ऑप्शन आ गया ए। एक और क्वेश्चन, कंसीडर फॉलोइंग डेटा फ्रॉम वर्ल्ड वेल्थ रिपोर्ट 2024। देखो, India's national saving as a percentage of GDP increased to over 33% in 2023. India's unemployment rate rose from 3.1% to 7% in 2023. Financial wealth of India's high net worth individuals crossed 1.4 trillion in 2023. ठीक है, तो which of the above statement is correct, आपको ये बताना। तो देखिए एक बार आंसर इज 1 and 3। देखो, national saving as a percentage of GDP increased to 33.4% in 2023 from 29.9%। तो पहला तो बिल्कुल ठीक दिया है। ठीक है, क्योंकि 29.9% से 33.4% हो गई, तो ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट देखो, अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हुआ है 7% से, 2022 में 7% था, अब 2023 में 3.1% रजिस्टर किया गया, ये उल्टा दिया गया स्टेटमेंट, इसीलिए रॉन्ग है। फाइनेंशियल वेल्थ ऑफ इंडियाज हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स क्रॉस्ड 1.4 ट्रिलियन। ठीक है, तो ये ठीक है, 1445.7 बिलियन या 1.4 ट्रिलियन बिल्कुल ठीक है। तो यानी
भारत में जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं उनकी जो टोटल नेटवर्थ है वो 1.4 ट्रिलियन यूएस डॉलर से ज्यादा हो गई है 2023 में। बिल्कुल ठीक है, तो 1 और 3 इसमें करेक्ट है। व्हाट इज इंडियाज रैंक इन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 पब्लिश बाय रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स? एक बात तो ध्यान रख लेना, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जब भी पूछा जाएगा तो इसको कौन सी संस्था पब्लिश करती है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, ठीक है, आरएसएफ। और इंडिया का रैंक क्या है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 2024 में? 161, 150, 159 या 145? आंसर है इज सी 159 इंडिया का रैंक है, ठीक है। तो ध्यान रखना, इंडिया 180 देशों में से 159th रैंक पे था इस रिपोर्ट के अनुसार, और 2023 की रैंकिंग जो थी वो 161 थी। तो मतलब आप ये कह सकते हो कि प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंकिंग थोड़ी सी मार्जिनली इंप्रूव हुई है। 2023 में अगर 161 थी तो 2024 में 159 हो, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स रिगार्डिंग द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 इज आर करेक्ट? तो ये स्टेटमेंट्स देखनी है आपको वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स से। इट इज कंपाइल्ड बाय एमनेस्टी इंटरनेशनल, अभी तो हमने बताया रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। इंडिया रैंक्स लोअर देन ऑल ब्रिक्स नेशन एक्सेप्ट चाइना एंड रशिया। अब बचा कौन? ठीक है, इसमें अगर चाइना रशिया को निकाल दें तो ब्राजील बच गया, एक तो इंडिया है ही, ठीक है, और साउथ अफ्रीका, ठीक है। तो अब ये पूछना चाह रहा है कि भाई ब्राजील और साउथ अफ्रीका, इंडिया रैंक्स लोअर देन ऑल ब्रिक्स नेशन एक्सेप्ट चाइना एंड रशिया, ठीक है। तो ब्राजील और साउथ अफ्रीका से नीचे था क्या इंडिया का रैंक वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में? ठीक है, तो ये आपको देखना है। द इंडेक्स यूजेस इंडिकेटर्स लाइक पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट, सेफ्टी ऑफ जर्नलिस्ट एंड लीगल फ्रेमवर्क। भूटान एंड मॉन्टेनेग्रो हैव सीन इंप्रूवमेंट्स इन प्रेस फ्रीडम सिंस 2019। अब देखते हैं एक बार इसका आंसर। देखो, पहली बात, इंडेक्स को रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स बनाता है, ये मैंने अभी बताया था आपको पिछले क्वेश्चन में, ठीक है, एमनेस्टी इंटरनेशनल नहीं है। दूसरा, इंडिया का रैंक ब्राजील और साउथ अफ्रीका से नीचे है पर चाइना और रशिया से ऊपर, मतलब चाइना और रशिया में प्रेस को बिल्कुल आजादी नहीं है, ठीक है। लेकिन ब्राजील और साउथ अफ्रीका में इंडिया का कंपैरेटिवली ज्यादा है, ये रिपोर्ट कहती है, ठीक है। तो ये उनका रैंक जो है वो उनसे इंडिया का रैंक नीचे है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट ठीक है, पहला रॉन्ग है, पहला रॉन्ग है, दूसरा ठीक है। इंडेक्स यूजेस इंडिकेटर्स पॉलिटिकल, लेजिस्लेटिव, इकोनॉमिक, सोशो कल्चरल एंड सेफ्टी ऑफ जर्नलिस्ट, ठीक है। तो ये सब जो है इंडेक्स यूज करता है, पॉलिटिकल, सेफ्टी ऑफ जर्नलिस्ट, लीगल फ्रेमवर्क, तो ये ठीक है। भूटान एंड मॉन्टेनेग्रो जो है, भूटान हैज सीन डिक्लाइन इन प्रेस फ्रीडम इंडेक्स सिंस 2019 व्हाइल मॉन्टेनेग्रो हैज इंप्रूव्ड, ठीक है। तो दोनों का इंप्रूवमेंट नहीं है, भूटान का डिक्लाइन है, इसलिए आधा स्टेटमेंट करेक्ट है और इसलिए हम इसको रॉन्ग कंसीडर करेंगे। तो 2 और 3 इसमें करेक्ट ऑप्शन आएगा आपका ये वाला, ठीक है जी। चलो, तो देख लो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की हाइलाइट्स। 159th रैंक था इंडिया का 180 में से 2024 की रिपोर्ट में। 2023 में 161 था, थोड़ा सा इंप्रूव हुआ है, ठीक है। फिर भी इंडिया का रैंक पुअर ही है, ठीक है। इंडिया के रैंक जो है वो क्लोज टू कंट्रीज लाइक यूएई, टर्की, रशिया और पैलेस्टाइन के करीब माना जा रहा है। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन जो है वो टॉप पे है, जहां पर प्रेस को बहुत ज्यादा आजादी है। और इंडिया का रैंक ब्राजील और साउथ अफ्रीका से नीचे है पर चाइना, रशिया से ऊपर, ठीक है। अब साउथ एशियन देशों से के मुकाबले जैसे बांग्लादेश को छोड़ दें बस, बाकियों से भारत का रैंक ऊपर है, मतलब नीचे है, सॉरी, मतलब बांग्लादेश बस ऐसा है जहां पे प्रेस फ्रीडम बिल्कुल ही नहीं है, उनका रैंक बहुत खराब है, बाकी हमसे अच्छा फेयर कर रहे हैं। ग्लोबल प्रेस फ्रीडम हैज डिक्लाइंड बाय एन एवरेज ऑफ 7.6 पॉइंट्स, तो ये ओवरऑल प्रेस फ्रीडम डिक्लाइन किया है। यूरोपियन यूनियन कंट्रीज अभी भी उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड है और नए लीगल प्रोटेक्शन आने की वजह से और ज्यादा इंप्रूव हुए उनके रैंक। भूटान, हांगकांग, अफगानिस्तान हैव सीन सिग्निफिकेंट ड्रॉप्स इन प्रेस फ्रीडम, ठीक है। तो ये कुछ देश है जिनको बहुत कम, और मिडिल ईस्ट और मगरेब रीजन जो है वो रीजन आप कह सकते हो वहां पे रिस्ट्रिक्शन और मीडिया और जर्नलिस्ट बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस GRFC 2024, हाउ मेनी पीपल फेस्ड acute फूड इनसिक्योरिटी ग्लोबली इन 2023? तो ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस
जो 2024 की थी, उसके अनुसार 2023 में कितने लोगों को अक्यूट फूड इनसिक्योरिटी झेलनी पड़ी दुनिया भर में? तो 135 मिलियन, 282 मिलियन, 1.3 बिलियन या फिर 72 मिलियन। ठीक है, तो ये एग्जैक्ट जो है वो पता होना चाहिए आपको। तो 282 मिलियन है अप्रोक्सीमेटली। फूड सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन नेटवर्क ने ये रिपोर्ट रिलीज की थी, ये ध्यान रखना, ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस, ये संस्था बिल्कुल आपको ध्यान रखनी है, फूड सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन नेटवर्क। और 282 मिलियन लोग जो हैं वो नियरली 59 देशों में रहने वाले, उनको एक्यूट फूड इनसिक्योरिटी फेस करनी पड़ी 2023 में दुनिया भर में। ठीक है, तो 282 मिलियन वो फिगर है जो ये रिपोर्ट बता रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस 2024? पहला, लॉन्च बाय FAO अलोन, गलत है, अभी तो हमने इसकी संस्था देखी। Conflict was primary cause of food crisis in countries like Gaza and Sudan. Bangladesh and Pakistan are among top 10 countries with most severe food crisis in 2023. Report observed improvements in food security in countries like Ukraine and Ethiopia. 2 and 3 only, 1, 2 and 4, 2, 3 and 4, 1 all the above. ठीक है, देखो चलो देखते हैं। GRFC यानी कि आपकी जो संस्था है, ये रिपोर्ट फूड सिक्योरिटी एंड इंफॉर्मेशन नेटवर्क जो है ये पब्लिश करती है, ना कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसलिए पहली स्टेटमेंट तो गलत है। दूसरी स्टेटमेंट, कॉन्फ्लिक्ट और इनसिक्योरिटी जो है वो 20 देश, खास तौर पे गाजा और सुदान में जो है वो फूड इनसिक्योरिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई इसकी वजह से। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट उसका रीजन था बेसिकली, तो ये ठीक है। ठीक है, बांग्लादेश और पाकिस्तान वर अमंग टॉप 10 कंट्रीज फेसिंग मोस्ट सिवियर फूड क्राइसिस। बांग्लादेश पाकिस्तान हमारे दोनों पड़ोसी हैं और यहाँ पे मोस्ट सिवियर फूड क्राइसिस देखने को मिला 2023 में। ठीक है, ठीक है। रिपोर्ट ऑब्जर्व इंप्रूवमेंट इन फूड सिक्योरिटी इन कंट्रीज। अब देखो रिपोर्ट में यह पाया गया कि 17 देश, जिसमें यूक्रेन और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो जो है, इनके अंदर इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। ठीक है, तो ठीक है, तो 17 देश, उसमें इथोपिया भी है, तो इसी वजह से आपका ये स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो आपका 2, 3, 4 यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, चलो, अकॉर्डिंग टू द स्टेट ऑफ क्लाइमेट इन एशिया 2023 रिपोर्ट बाय वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO। एक बात ध्यान रखना, स्टेट ऑफ द क्लाइमेट in Asia 2023 report was published by WMO। और हाउ मेनी एक्सट्रीम वेदर रिलेटेड डिजास्टर्स अकर्ड इन एशिया इन 2023? 2023 में कितने डिजास्टर रजिस्टर किए गए? 59, 79, 89 या 99? ठीक है, तो आंसर इज एशिया में तकरीबन 79 एक्सट्रीम वेदर, क्लाइमेट एंड वाटर रिलेटेड डिजास्टर इवेंट हुए 2023 में। ये रिपोर्ट में कहा गया है, जो वो WMO ने इश्यू की है 79। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी से। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग द स्टेट ऑफ क्लाइमेट इन एशिया 2023 रिपोर्ट? फ्लड्स एंड स्टॉर्म्स वर रिस्पांसिबल फॉर द मेजॉरिटी ऑफ डिजास्टर रिलेटेड डेथ्स इन एशिया इन 2023। एशिया इज वार्मिंग एट स्लोअर पेस देन ग्लोबल एवरेज। Climate change impacts include glacier retreat, rising sea level and temperature increases. Warming trend in Asia has nearly doubled since the 1961 to 1990 reference period. ठीक है, अब एक एक करके थोड़ा देखते हैं। देखो, पहली स्टेटमेंट, 60% से ज्यादा डेथ फ्लडिंग की वजह से हुई एंड मोर देन 15% फ्रॉम स्टॉर्म्स। तो इसने दो चीजें बोली है, फ्लड एंड स्टॉर्म। ठीक है, 60% डेथ इससे और 15% तो हो गई ना मेजॉरिटी ऑफ डेथ्स इन दोनों से एशिया में 2023 में। ठीक है, एशिया इज वार्मिंग एट अ स्लोअर पेस। ठीक है, एशिया इज वार्मिंग फास्टर देन ग्लोबल एवरेज, मतलब एशिया में गर्मी बाकी की दुनिया के मुकाबले ज्यादा तेजी से बढ़ रही है, ग्लोबल वार्मिंग का असर ज्यादा है। तो ये उल्टा दिया है स्टेटमेंट, इसीलिए हो गया रॉन्ग। ठीक है, क्लाइमेट चेंज इंपैक्ट इंक्लूड ग्लेशियर रिट्रीट। तो क्लाइमेट चेंज में क्या होता है? ग्लेशियर रिट्रीट, सी सरफेस टेम्परेचर राइजिंग, सी लेवल राइज, ये सब कुछ देखने को मिलता है। तो ये बिल्कुल ठीक है इसके अंदर। ठीक है, अगला स्टेटमेंट,
वार्मिंग ट्रेंड इन एशिया हैज नियरली डबल्ड कंपेयर्ड टू 1961 टू 1990 बेस लेवल। अगर हम 1960 से 90 का 61 से 90 का जो फेज है उसको एक रेफरेंस पीरियड माने तो वार्मिंग ट्रेंड एशिया में डबल हुआ है। ये भी बिल्कुल ठीक है अगर इसको बेस पीरियड माना जाए तो, यानी बड़ी दुगनी तेजी से जो है वो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। 134 आपका करेक्ट ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू रिसेंटली रिलीज्ड वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज रैंक 10th इन टर्म्स ऑफ साइबर क्राइम थ्रेट। तो वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स के में जो है तो कौन सा देश 10वें नंबर पर रखा गया है साइबर क्राइम थ्रेट के मामले में? चाइना, इंडिया, नाइजीरिया या यूके? ठीक है, तो ये रिपोर्ट अगर आपने पढ़ी तो आंसर कर पाएंगे। तो आंसर क्या है? इंडिया इज ऑन 10th स्पॉट इन वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स। ठीक है, अब ये देखो एक बार, तो इसमें क्या है, ये जो है ये कौन इशू करता है इस रिपोर्ट को? पहले ये देखो, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड एंड यूएनएसडब्ल्यू कैनबरा, उसके रिसर्चर्स के द्वारा कंपाइल की जाती है रिपोर्ट वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स। और प्राइमरली साइबर क्राइम जो है कैटेगरी ये एडवांस पेमेंट स्कैम्स और अलग अलग चीजों से जुड़ा हुआ है भारत में। तो इसके ऊपर ये रिपोर्ट, और भारत 10वें नंबर पे साइबर क्राइम थ्रेट के मामले में। ठीक है, इस रिपोर्ट के अनुसार। ठीक है, तो इंडिया इज ऑन 10th। नेक्स्ट, consider the following statements about world cyber crime index. It was developed by University of Oxford in collaboration of UNSW Canberra, sorry। तो अब क्या था यहां पर, ये यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड और यूएनएसडब्ल्यू कैनबरा, बिल्कुल ठीक है, यानी पहला स्टेटमेंट तो आपका बिल्कुल ठीक है। दूसरा, स्टडी कैटेगराइज साइबर क्राइम इनटू 5 टाइप्स इंक्लूडिंग अटैक, एक्सटॉर्शन एंड आइडेंटिटी थेफ्ट। थर्ड, रशिया एंड यूक्रेन आर नोन फॉर हाईली technical cybercrime activities. Fourth, global economic cost of cybercrime is projected to decline by 2028 due to advanced security measures. Which of the above statement is correct? देखिए, अब देखो, पहला ठीक है, दूसरा ठीक है, तीसरा बस चौथा इनकरेक्ट है। अब देखो पहला क्या है, पहला तो ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड और यूएनएसडब्ल्यू कैनबरा मिलकर इस रिपोर्ट को जारी करते हैं, वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स को। दूसरा, 5 टाइप्स हैं इसमें, एक्सटॉर्शन, आइडेंटिटी थेफ्ट इसके अंदर है। उसके अलावा स्कैम है, देखो क्या क्या होता है, किन किन कैटेगरीज को, टेक्निकल सर्विसेज से फ्रॉड देने के बहाने फ्रॉड किया जाता है, अटैक्स, एक्सटॉर्शन से जो है वो चोरी की जाती है, आइडेंटिटी थेफ्ट करके भी चोरी की जाती है, स्कैम और मनी लॉन्ड्रिंग। ये वो 5 कैटेगरीज हैं जो वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स में एक पैरामीटर की तरह जोड़ी गई हैं। और रशिया यूक्रेन की बात करें, रशिया और यूक्रेन इनको साइबर क्राइम हब जो है की तरह वो इनको हाईलाइट करता, बिल्कुल ठीक है, यानी फर्स्ट इज करेक्ट, सेकंड इज करेक्ट, थर्ड इज करेक्ट। अब चौथा क्या है, चौथा क्या है, ग्लोबल इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ साइबर क्राइम इज प्रोजेक्टेड टू डिक्लाइन बाय 2028। मतलब इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ साइबर क्राइम डिक्लाइन नहीं करेगी, इट इज प्रोजेक्टेड टू इंक्रीज फ्रॉम 9.22 ट्रिलियन टू 13.22 ट्रिलियन इन 2028। मतलब 2022-23 के मुकाबले 2028 तक ये बढ़ जाएगी। अगर 2022-23 में अगर आप देख रहे हो 9.22 ट्रिलियन 2024 में था, तो 2028 में 13.28% होने का अंदाजा है। ठीक है जी, चलो, तो यानी कि आपकी ये वाली स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है, बाकी ये दो तीनों जो है वो ठीक है। ठीक है, विच मेक्स 1, 2, 3 करेक्ट। ठीक है, यानी आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। द फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2024 was jointly released by which of the following organization? FAO and UNEP, UNDP and WRAP, UNEP and WRAP और वर्ल्ड प्रोग्राम एंड FAO। तो फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट जॉइंटली किन के संस्थाओं के द्वारा रिलीज की गई? तो यानी UNEP और WRAP, यानी कि सी आपका ऑप्शन करेक्ट है। फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2024 इन 2 संस्थाओं के द्वारा रिलीज की गई थी। ठीक है, इसमें यह बताया गया कि ग्लोबल फूड वेस्टेज तकरीबन, जिसकी वजह से 1 बिलियन मील्स जो है वो वेस्ट हो जा रही हैं घरों डेली, बेसिकली जो हाउस होल्ड मील्स है वो तकरीबन। ठीक है, उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2024 से जुड़ा है।
फर्स्ट 2022 में फूड वेस्ट जो है अमाउंटेड टू नियरली 1/5 ऑफ ऑल फूड अवेलेबल टू कंज्यूमर्स। सेकंड, द डिफरेंस इन एवरेज household food waste per capita between high, upper middle and lower middle income countries were insignificant. Third, food waste generates more global GHG emissions than aviation sector. Urban household typically waste more food than rural ones. So which of the above statement is correct? तो देखिए एक बार, देखो पहला रिपोर्ट में कहा गया है कि 1.05 बिलियन टन ऑफ फूड वेस्टेज हुआ 2022 में। ऑलमोस्ट 20% ऑफ ऑल फूड अवेलेबल टू कंज्यूमर्स, जितना टोटल फूड अवेलेबल है दुनिया में उसका 20% वेस्ट हुआ 2022 में। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है और बड़ा अजीब है, 1/5 यानी 20% तो वेस्ट हो जाता है जो टोटल फूड का। ठीक है, दूसरा रिपोर्ट हाईलाइट डिफरेंस इन पर कैपिटा, अब देखो पर कैपिटा हाउस होल्ड फूड वेस्ट बिटवीन कंट्री इनकम ग्रुप ओनली 7 kg इंडिकेटिंग लो वेरिएशन। ठीक है, तो मतलब डिफरेंस बिटवीन, तो अब ये कहते हैं कि ना तो बहुत कम वेरिएशन है, तो इसीलिए हम इस स्टेटमेंट को इनकरेक्ट मानेंगे। ठीक है, पहला ठीक है, दूसरा रॉन्ग। तीसरा, फूड वेस्ट 8 से 10% है ग्लोबल जीएचजी एमिशंस का, 5 टाइम मोर देन एविएशन सेक्टर। एविएशन सेक्टर से भी ज्यादा जो है ग्रीन हाउस गैस एमिशन करता है फूड वेस्टेज। आप समझ रहे हो, तो ये ठीक है, ये रॉन्ग है। उसके अलावा अर्बन हाउस होल्ड टिपिकली, अर्बन हाउस होल्ड ज्यादा फूड वेस्ट करते हैं बजाय कि रूरल हाउस होल्ड के, ये भी ठीक है। तो यानी 1, 3, 4 करेक्ट, आपका ऑप्शन सी करेक्ट। ठीक है, मैंने एक एडिशनल क्वेश्चन और रखा है, इसको भी देख लेते हैं। विद रेफरेंस टू 2024 इंटरनेशनल रिपोर्ट ऑन डेमोक्रेसी ट्रेंड रिलीज्ड बाय स्वीडिश इंस्टीट्यूट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला, the report classifies countries into liberal democracy, electoral democracy, electoral autocracy and closed autocracy based on their democratic indicators. India, which was categorized as an electoral autocracy in 2018, has further declined across several indices in 24 report. Bhutan is the only country in South and Central Asia that has been classified as liberal democracy. Which of the statement given above is correct? तो देखते हैं इसका आंसर। तीनों स्टेटमेंट जो है वो 2024 डेमोक्रेसी रिपोर्ट से ली गई हैं और 4 tier रिजीम क्लासिफिकेशन देती है, तो यानी ऑल 3 आर करेक्ट। फर्स्ट भी कि रिपोर्ट कहती है कि लिबरल डेमोक्रेसी, इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी और क्लोज ऑटोक्रेसी, ये 4 हिस्सों में डेमोक्रेटिक इंडिकेटर्स को डिवाइड किया जाता है ये रिपोर्ट के अनुसार। दूसरा, इंडिया को इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी में रखा गया है, हैज फर्दर डिक्लाइंड अक्रॉस सेवरल इंडाइसेस इन 20। हाँ, बाकी में इंडिया का जो रैंकिंग है वो गिरी है अलग अलग पैरामीटर्स में, और इंडिया को कैटेगराइज किया गया इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी में। ठीक है, तो ये ठीक है, ये ठीक है। भूटान अकेला देश है साउथ और सेंट्रल एशिया में जिसे लिबरल डेमोक्रेसी की कैटेगरी में रखा गया। तो 1, 2, 3 यानी कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट। ठीक है, तो चलो यहां हमारा सेशन समाप्त होता है। मैं आपको बता देता हूं हमारे इनिशिएटिव्स के बारे में। 5 अप्रैल से हमारा यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 के लिए मॉक हम करा रहे हैं लाइव। हमारी टीम जीएस और सीसैट के पेपर्स का मॉक कराती है हर सैटरडे, तो इस सैटरडे भी आप हमसे जुड़ सकते हैं और लाइव मॉक टेस्ट अटेंड कर सकते हैं यूट्यूब चैनल सिविल सैप आईएएस पर, और वहीं पर आपको मॉक टेस्ट का फ्री पीडीएफ भी मिल जाएगा जिसे आप डाउनलोड करके खुद से अटेम्प्ट भी कर सकते हैं। इसमें हमने करंट अफेयर्स को भी प्रॉपर्ली इंटीग्रेट किया है और सीसैट के लिए भी आपको जो है वो मॉक प्रोवाइड कराया जाएगा विद सोल्यूशन, वीडियो सोल्यूशन वहां पे यूट्यूब पर ही मिलेगा आपको। सैटरडे को सुबह 8:15 से हमारा ये मॉक सेशन शुरू हो जाता है। ठीक है, और इसमें हम टोटल इस प्रोग्राम में आपको फ्री जो मॉक्स दे रहे हैं 6 जीएस के और 6 सीसैट के, और उसके अलावा 6 अप्रैल से हर संडे हम आपके साथ एमसीक्यू कवर कर रहे हैं। करंट अफेयर्स जितने भी अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं पिछले 1.5 साल के हम कवर कर रहे हैं। हर संडे को 2 क्लासेस होती है, जैसे ये क्लास 2 बजे हुई, इससे पहले 11 बजे, तो 2 क्लासेस हर संडे हो रही हैं जिसके जरिए हम आपके साथ एमसीक्यू फॉर्मेट में करंट अफेयर्स जो है वो कवर कर रहे हैं पिछले 1.5 साल के, जिससे कि आप प्रीलिम्स एग्जाम 2025 में जब पहुंचे तो आप पूरी तरीके से करंट अफेयर्स के लिए तैयार हो जाए। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे। जय भारत, जय हिंद।